हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवानी नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन नर्सिंग एजुकेशन क्लासेस में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कल ही अपने 1000 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए। विद इन 7 डेज में आपने लगभग 1000 के आसपास सब्सक्राइबर हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा सा सहयोग मिल रहा है, खुशी मिलती है। वही एनर्जी मुझे और आगे बढ़ने की और आपकी सेवा करने का मौका देती है। पोलियोमाइलिटिस या आज अपन बात करेंगे इन्फेंटाइल पैरालिटिक पोलियो की। इससे पहले लास्ट जो 5-7 लेक्चर थे अपन ने, टोटल 8 लेक्चर हुए वहां, उन लेक्चर में अपन ने बात करी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, इसके अलावा सब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और इन्फ्लुएंजा, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद बाकी रहा आपका ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस। वो अपन वहां ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम में और मेनिंजाइटिस कहां पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, इसलिए वो छोड़ दिए। आज अपन बात करेंगे बच्चों सीएचएन के नेक्स्ट टॉपिक, जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी डिजीज? जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज। जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज देखिएगा, यहाँ काफी तरह की जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज हो, जिसमें आपने पढ़ा होगा पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड, अमोबियासिस, एस्केरियासिस, हुकवॉर्म, गुनिया वॉर्म, क्लियर है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग वगैरह, ये सारी की सारी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। 5-7 डिजीज, ये लंबा चलेगा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज, यहां से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसमें फोकस कीजिएगा और निरंतर पढ़ते रहिएगा, रुकिएगा मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी कई बार क्या हो जाता है, सड़न देने लग जाता है। तो रुकिएगा नहीं, अपने मस्तिष्क को हमेशा कंटिन्यू रखिएगा। बात करें अपन पोलियो की, और ध्यान रखना जिंदगी में अगर सक्सेस होना चाहते हो और नौकरी चाहते हो तो सीखने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सीखने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा या सपने देखना छोड़ दीजिएगा, दोनों में से एक चीज है। तो अगर सपने देख रहे हैं तो मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, डेफिनेटली वैकेंसीज आएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि लॉकडाउन हो गया या कोरोना काल चल रहा तो वैकेंसी नहीं आएगी। मेडिकल फील्ड में, स्पेशली नर्सिंग फील्ड में हमेशा कुछ भी हो, देश में आर्थिक मंदी हो, चाहे कोरोना चले, कुछ भी हो, डेफिनेटली नर्सिंग फील्ड में नौकरियां निकलेगी। क्लियर है? तो बिल्कुल घबराए नहीं। डेफिनेटली सितंबर में एम्स दिल्ली का एग्जाम होगा। लगभग इस बार मुझे उम्मीद है कि 1500 से आसपास 1500 के अराउंड वैकेंसीज आएगी। अपना टारगेट है, अगर 1000 पोस्ट होती है तो 300 प्लस सिलेक्शन अपने यहाँ आसानी से होने चाहिए, जो कि पिछली बार बिल्कुल टारगेट के ऊपर गए थे अपन जोधपुर एम्स के समय 4 कंबाइंड एग्जाम में। और अब टारगेट है कि टोटल 100 में से 30% सिलेक्शन अपने यहाँ से होना चाहिए। तो टोटल 1500 पोस्ट है तो 400-500 सिलेक्शन अपने यहाँ से होना चाहिए। क्लियर है? तो पोलियोमाइलिटिस, इन्फेंटाइल पैरालिटिक पोलियो, और आपको पता है जून जुलाई के अंदर हमेशा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं एम्स दिल्ली के, और सितंबर 10 को एग्जाम होगा, तभी खूब समय आराम से पढ़ लेंगे अपन। और जिन लोगों की ये शिकायत है कि हमें एमएसएन पढ़ाई जाए, तो बिल्कुल विश्वास रखे। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ लॉकडाउन का, क्योंकि अभी मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं है, आवाज गूंजती है, कमरे में बना रहा हूँ, घर पे ये नॉर्मली टेम्पररी वेबकैम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन खुलेगा थोड़ा राहत मिलेगी, मैं पूरा स्टूडियो सेटअप करके फिर आपके रोज लाइव क्लास चलाऊंगा। टेंशन नहीं ले, पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपको और नोट्स भी दिए जाएंगे। एक्चुअली क्या नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, बाकी लगभग 90% सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर है। जैसे कम्युनिटी और कुछ 1-2 सब्जेक्ट के नहीं है, तो प्रिपेयर भी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो थोड़ा समय लगता है। तो विश्वास रखें, डेफिनेटली अपन मंजिल को प्राप्त करेंगे। बात करें अपन पोलियोमाइलिटिस या इन्फेंटाइल पैरालिटिक पोलियो की, देखिएगा पोलियो की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोलियो एक जीआईटी डिसऑर्डर। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोलियो किसका डिसऑर्डर है बच्चों? तो जीआईटी डिसऑर्डर। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो इज जीआईटी डिसऑर्डर, बट टारगेट ऑर्गन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट टारगेट किसको करता है? सीएनएस को, ये बात करता है। पोलियो कैसी है? जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है। जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी ओनली रूट से एंटर करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पोलियो वायरस क्या करता है? आपका मल्टीप्लाई करता है, फिर यहां से एब्जॉर्ब होके किसको अफेक्ट करता है? आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसीलिए पैरालिसिस होता है। लेकिन बहुत रेयर है, 1% केसेस में सीएनएस अफेक्ट होता है। 99% कैसी डिजीज है? जीआईटी डिसऑर्डर है। वो सिंपल सा टॉपिक है, पर 101% यहां से क्या आता है? क्वेश्चन आता है। मतलब आज अपन एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। अब तक अपन ने 3 क्वेश्चन की तैयारी करी, जितना मैंने रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और यहां से जीआईटी से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हल्के में नहीं ले। और मेरा तो यही कहना है कि जो पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आप पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। अपने आप को बहुत ज्यादा हाई लेवल का समझ के इस तरह से नहीं सोचे
बीए कंप्लीट में अधूरे पति अधूरे प्रेमी किसी भी काम के नहीं होता। जो भी काम करना हो परफेक्ट करना है, या तो पढ़ाई नहीं करनी है तो पूरी ईमानदार से करनी है। क्लियर है? और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिंदगी में। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे आता है तो उन्होंने क्या पढ़ाया हुआ, क्या पता कौन नई चीज सिखा दे और वही एग्जाम में आता है। और एक एक नंबर यहाँ सिलेक्शन के लिए मायने रखते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो जीआईटी जो पोलियो जो है वो जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर है? और मैं टारगेट ऑर्गन कौन सा, नर्वस सिस्टम, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी पोलियो, पहला क्वेश्चन की पोलियो कैसी है, तो जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है। ध्यान रखना इस बात को। अपन यूं सोचते हैं कि पैरालिसिस होगा तो सीएनएस की प्रॉब्लम है। सीएनएस इज ए कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी इन्वेजन है सीएनएस में, बट मेनली जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज। बात करते हैं अपन पॉजिटिव एजेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता जाऊंगा कहां क्वेश्चन बनेंगे। पॉजिटिव एजेंट जो है इसका वही है, कौन सा, पोलियो वायरस। कौन सा बच्चों, पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो वायरस कैसा वायरस है, आरएनए वायरस। ये जो पोलियो वायरस है वो आरएनए वायरस है। उसकी जो मेम्ब्रेन है, इस पोलियो वायरस की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन कैप्सिड से कवर होती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। किससे कवर होती है, प्रोटीन कैप्सिड से, यानी किसी कवरिंग होती है वो प्रोटीन कैप्सिड से। और ये कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। कौन सा, पोलियो। और पोलियो वायरस जो मेन पॉजिटिव एजेंट है पोलियो में, वो होता है पोलियो वायरस फर्स्ट। अभी पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। मेन पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, पोलियो वायरस फर्स्ट। आरएनए वायरस है, पोलियो वायरस तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेन कौन सा, पोलियो वायरस फर्स्ट। तो पोलियो का मेन पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस फर्स्ट होता है। पोलियो वायरस आरएनए वायरस है जो जिसकी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, प्रोटीन कैप्सिड से बनी हुई है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर है? आई लास्ट में पोलियो वायरस, इसकी बात हमने बात करी। इसकी अगर फैमिली की बात करें अपन, पोलियो वायरस की, वेरी बढ़िया, पोलियो वायरस फर्स्ट की, तो फैमिली जो है वो कौन सी है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पिकोरनाविरिडाई। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पिकोरनाविरिडाई। सेम एज हेपेटाइटिस ए भी, दो वायरस सेम पिकोरनाविरिडाई से, तो हेपेटाइटिस ए क्लियर है, जिसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो खाने पीने से होता है, हेपेटाइटिस ए। और एक कौन सा, पोलियो वायरस फर्स्ट। ये दोनों कौन से, पिकोरनाविरिडाई फैमिली से, पोलियो वायरस पिकोरनाविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था, पीजीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर इसकी बात करें अपन जीनस की, किसकी बात करें, जीनस की, तो जीनस की बच्चों एंटीरोवायरस जीनस से बिलोंग करता है। कौन सा वायरस है ये, एंटीरोवायरस। और एंटीरोवायरस में भी सी। कौन सा है, स्पीशीज कौन सी है एंटीरोवायरस में, एंटीरोवायरस सी। और पॉजिटिव एजेंट कौन है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की तीन कैटेगरी होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें से मेन कौन सा होता है, पोलियो वायरस फर्स्ट। फैमिली आपकी पिकोरनाविरिडाई और जो जीनस है वो एंटीरोवायरस सी होगा आपका। सेम एज पिकोरनाविरिडाई फैमिली से। और कौन सा वायरस बिलोंग करता था, हेपेटाइटिस ए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? ये तो बात होगी पॉजिटिव एजेंट की। अब पोलियो वायरस तीन तरह का होता है। पोलियो वायरस कितने तरह का होता है, तीन तरह का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अपन इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पोलियो वायरस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिएगा बच्चों, बात करते हैं अपन पोलियो वायरस की, क्लासिफाई कर लेते हैं पोलियो वायरस को। पोलियो वायरस अभी पढ़ा, आरएनए वायरस है, पिकोरनाविरिडाई से बिलोंग करता है। पोलियो वायरस की तीन फैमिली होती है। कितनी फैमिली, तीन। देखिएगा, तीन सत्ता होता वायरस का, पोलियो वायरस फर्स्ट, तीन तरह का पोलियो वायरस फर्स्ट। दूसरा होता है पोलियो वायरस सेकंड, और तीसरा होता है पोलियो वायरस थर्ड। पोलियो वायरस थर्ड। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोलियो वायरस फर्स्ट की। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और आखिरी क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट ह्यूमन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया में, जितने भी पोलियो के केस होते हैं उनका मेन पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, पोलियो वायरस। मेरी बात समझिए, पोलियो वायरस तीन तरह का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन मेन पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, पोलियो वायरस फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट ह्यूमन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स के लिए जिम्मेदार है कौन, आपका
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? पोलियोवायरस फर्स्ट, यानी मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोलियो इज पोलियो वायरस फर्स्ट। बिल्कुल क्लियर है, बस यही क्वेश्चन बनेगा आईवास में। और दूसरा देखिएगा पोलियोवायरस सेकेंड, दिस इज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। पहले ये हुआ करता था 1999 में, 1999 में इस वायरस को पूरी दुनिया से क्या कर दिया गया? एरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया। अब ये वायरस ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा पोलियोवायरस थर्ड। पोलियोवायरस जो थर्ड है, वेरी इंपोर्टेंट, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, यानी किसी पर्सन को या बेबी को अपन क्या करते थे? लाइव अटेंडेंट पोलियो वैक्सीन देते, तो कई बार वैक्सीन की वजह से पोलियो हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रेन जिम्मेदार है? तो पोलियोवायरस थर्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ये भी इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज फॉलोइंग, तीनों में से पूछे तो कौन किसको थर्ड को देना? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो के लिए इसको जिम्मेदार मानते हैं। अब देखिएगा अपन ने बात करी, केवल अभी दुनिया में दो ही पोलियो की दो ही वायरस प्रेजेंट है, पोलियोवायरस फर्स्ट और पोलियोवायरस थर्ड। सेकेंड इरेडिकेटेड है, इसीलिए अब जो वैक्सीन देते हैं वो कैसी है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब दो ही स्ट्रेन है, पोलियोवायरस फर्स्ट और थर्ड। पहले ट्राइवेलेंट थी, लेकिन पोलियोवायरस सेकंड 1999 में क्या कर दिया गया? रेडमेड घोषित कर दिया गया। इसलिए आजकल जो वैक्सीन जो आती है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, साफ जिसको बोलते हैं आप, इनमें कौन सा स्ट्रेन होता है? बाइवेलेंट। बात समझ में आई? बाइवेलेंट मतलब दो स्पीशीज के खिलाफ एंटीजन होते हैं, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाती, क्योंकि ये तो है ही नहीं दुनिया में। और ध्यान रखना, पोलियो वायरस की एक और खासियत, ह्यूमन को अफेक्ट करता है ओनली, ह्यूमन इज ओनली होस्ट या रिजर्वोयर। ये जो पोलियो वायरस है ओनली किसको अफेक्ट करता है बच्चों? ह्यूमंस को। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ओनली अफेक्ट ह्यूमंस बीइंग, बाकी और को अफेक्ट नहीं करता है, जानवरों में नहीं होता है, जोनोटिक नहीं है, यानी ह्यूमन बीइंग को। तो ये तो बात करी पहले पोलियो के पॉजिटिव एजेंट की। इसीलिए अपन ने क्या पढ़ा कि पोलियोवायरस सेकंड जो है वो इरेडिकेटेड है, इसलिए वैक्सीन कौन सी देते हैं? बाइवेलेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके अलावा अपन बात करें पोलियोवायरस की, तो पोलियोवायरस जो है, स्पेशली पोलियोवायरस फर्स्ट जो पॉजिटिव एजेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, कैन सर्वाइव ऑन -20 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये जो वायरस है ये कितने पे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। हालांकि सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर पे जिंदा रहने वाला पॉजिटिव एजेंट है येलो फीवर का, फेब्रिवायरस फेब्रिकस। क्लियर है? फेब्रिवायरस है, ये येलो फीवर का -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर सकता है? वेरी इंपोर्टेंट, सर्वाइव कर सकता है। कौन? येलो फीवर का फेब्रिवायरस फेब्रिकस नाम का जो पॉजिटिव एजेंट है येलो फीवर का, पीली बुखार, वो कितने पे? -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। जबकि स्पर्म को स्टोर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्म स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पर्म का स्टोरेज कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे माइनस में आप क्या करते हैं? स्पर्म को स्टोर, जिसके द्वारा आप फर्टिलाइज करते हैं, जिप्ट गिफ्ट टेक्निक जो यूज लेते हैं अपन। और येलो फीवर का पॉजिटिव एजेंट सबसे कम टेम्परेचर पे जिंदा रहता है -30 पे, जबकि पोलियो वायरस कितने पे? -20 डिग्री पे। इसके अलावा पोलियो वायरस जो आरएनए वायरस है, कैन सर्वाइव ऑन 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर फॉर 4 मंथ। देखिएगा ये वायरस, देखिएगा वेरी इंपोर्टेंट, ये जो वायरस है ये पानी में ये 4 महीने तक जिंदा रहता है अगर टेम्परेचर कितना हो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात समझे? और फिशेस में ये जिंदा रह सकता है 6 मंथ तक अगर टेम्परेचर कितना हो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कोल्ड क्लाइमेट हो तो ये वायरस 4 से 6 महीने तक अलग अलग वाटर में या फिशेज में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेबिलिटी के चांस भी ज्यादा रहते हैं। मेरी बात समझ, क्योंकि लंबे समय तक सर्वाइव है तो दूसरों को इन्फेक्शन के चांस है। बट दिस वायरस इज इनएक्टिवेट, पोलियो वायरस इज inactivated by poliovirus is inactivated by very very important chlorination, ब्लीचिंग सॉरी क्लोरीन मिलाते हैं अपन लाल दवा, क्लोरिनेशन से या पास्चुराइजेशन से
या किससे, आप इसको क्या कर सकते हैं, पाश्चराइजेशन से या हीट से क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। किसको, पोलियोवायरस को। या तो क्लोरिनेशन बेस्ट रहता है, क्लोरिनेशन, इसके अलावा पाश्चराइजेशन या हीट के द्वारा इस वायरस को क्या कर सकते हैं, आप इनएक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन पोलियो वायरस के बारे में कि आरएनए वायरस है। आरएनए जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन कैप्सिड से सराउंडिंग होती है। 3 तरह के वायरस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड दुनिया से इंडिकेटेड है, वर्ल्ड वाइड इंडिकेटेड है। तो आजकल बायोराइट वैक्सीन चलती है, कौन सी, पोलियो वायरस फर्स्ट और थर्ड के लिए। क्लियर है? मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोलियो इज पोलियो वायरस फर्स्ट। क्लियर है? कैन सर्वाइव ऑन -20 डिग्री, जबकि येलो फीवर का -30 पर, और स्पर्म को स्टोरेज -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। और क्लोरिनेशन के द्वारा ये इनएक्टिवेट हो जाता है। कौन, नेक्स्ट देखिएगा, जेंडर रेशियो कितना रहता है इसका, कितना इन्फेक्ट करता है। तो मेल इज इक्वल टू फीमेल, मेल इक्वल टू फीमेल 3:1, 3 इज इक्वल टू 1। वेरी इंपोर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, ये मेल को। मेल किसको, मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, ये मेल को। ये थोड़ा ध्यान रखें। रेशियो कितना, 3:1। रेशियो कितना है, 3:1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इसके आगे बात कर रहे हैं रूट ऑफ एंट्री क्या है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रूट ऑफ एंट्री पूछ रहा है। दैट्स एम्स पटना क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 2018 का। रूट ऑफ एंट्री ऑप्शन में था फीको ओरल, ओरल। तो ध्यान रखना, रूट ऑफ एंट्री ओनली ओरल होती है, फीको ओरल नहीं होती है। ये किसके थ्रू, माउथ के थ्रू बॉडी में क्या करता है, एंट्री करता है, ओरली। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। सारे जीआईटी जो होती है उनकी रूट ऑफ एंट्री जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज की कौन से होता है, ओरली। ये थोड़ा ध्यान रखना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर यहां पे क्वेश्चन आएगा, देखिएगा रूट ऑफ एंट्री से क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ फॉलोइंग रूट ऑफ एंट्री से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, रूट ऑफ एंट्री ऑफ पोलियो वायरस। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन में था फीको ओरल, दूसरा ऑप्शन है ओरोफिकल, तीसरा रेस्पिरेटरी, और चौथा कौन सा, ओरली। तो रूट ऑफ एंट्री, अगर केवल रूट ऑफ एंट्री पूछे तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, ओनली एंड ओरली। दूसरा देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको बच्चों ध्यान रखना है फीकल ओरल रूट, वेरी 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 इंपोर्टेंट। रूट ऑफ एंट्री तो ओरली यानी कंटामिनेटेड फूड मुंह के द्वारा बॉडी में जाएंगे तो इंटेस्टाइन में जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है, एंट्री वायरस है ये, तो जीआईटी को कम्युनिकेट करेगा तो ओरली। बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, फीकोरल। मोड मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्ट पर्सन से कैसे जाता है, फीकोरल रूट से। क्लियर है? देखिएगा कैसे, जैसे किसी पर्सन को क्या है, आपके पोलियो है, पोलियो है, पर्सन ओपन डिफिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ओपन डिफिकेट। मान लो किसी रिवर के बैक साइड में या फ्रंट साइड में उसने किया, उसने ओपन डिफेक्ट किया, तो वायरस उसके स्टूल में, वो स्टूल से वायरस किसमें, पानी में मिक्स होगा। उस कंटामिनेटेड पानी को पीने से क्या होगा, पोलियो होगा। या उस कंटामिनेटेड पानी इसमें वेजिटेबल्स उगाने से वेजिटेबल पे सर्वाइव करेगा, ये बिना धोए सब्जियों को खाओगे तो क्या हो सकता है, आपको पोलियो हो सकता है। तो रूट ऑफ एंट्री ओरली, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकोरल, यानी वायरस बॉडी में किसके थ्रू बाहर निकलेगा, फिशेस के थ्रू। और जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्थी पर्सन में बॉडी में किसके थ्रू एंटर करेगा, ओरली, तो फीकोरल रूट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो। ये क्वेश्चन आया तो वेरी इंपोर्टेंट, तब आपको आंसर क्या देना है, फीकोरल, ओरोफिकल, रेस्पिरेटरी, ओरली। ओरोफिकल नहीं है, क्या जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, फीको ओरल रूट से। ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन होता है आपका। ये हालांकि आप सबको याद है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में उस समय दिमाग हिल जाता है, और जब दिमाग हिल जाता है पेपर देख के तो ऐसी गलतियां अक्सर होती है। और ध्यान रखना, सिलेक्शन कभी भी इसलिए नहीं होता है कि आप जो नहीं आते हुए क्वेश्चन गलत करके, इसलिए सिलेक्शन रुक जाता है आपका कि आप आते हुए भी इजी क्वेश्चन को आप गलत कराते हो। ये रिकॉर्ड है, चाहे कितना टैलेंटेड आदमी हो, चाहे फर्स्ट रैंकर हो, चाहे लास्ट रैंकर हो, चाहे सेलेक्टेड हो, चाहे नॉन सेलेक्टेड, सिलेक्शन नहीं होने का मेन कारण है आपको आते हुए भी इजी क्वेश्चन क्या कराते हैं आप गलत। वहां और कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं। और 3 घंटे का जो समय है एग्जाम में, उस समय आपकी मस्तिष्क थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है, भय में रहते हैं आप, फियर में रहते हैं, तो थोड़ा
गड़बड़ हो जाता मामला। इसीलिए आपको आते हुए भी 1 नंबर 2 नंबर से आप रह जाते हैं। मुझे कोई 50 जने मैसेज करते हैं कि सर मैं 2 नंबर से रह गया, 5। मैंने कहा तो अकेला नहीं बेटा, 2 नंबर से जो रहते हैं, जैसे हजारों लोग हैं जो 2 नंबर से रह गए। 2 नंबर से रहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। 2 नंबर की रेखा अगर आपने पार कर ली तो ही आप सिलेक्शन होगा। यानी उस 2 नंबर के लिए आपको जितनी मेहनत करिए उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 1-1 2-2 नंबर का खेल आप अकेले नहीं रहते हो, ऐसे हजारों बच्चे रहते हैं 1-1 2-2 नंबर से। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस 1 नंबर की जो रेखा को पार करेगा उसी का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। और सरकारी नौकरी लग जाओगे तो किसी भी, पहले सरकारी दामाद बनो फिर किसी के भी दामाद बन सकते हो। प्यार इस मोहब्बत करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, पहले किस पे फोकस करो? पढ़ाई पे। क्लियर है? और ध्यान रखना हमेशा सब्र रखें। एक दिन में कुछ नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। क्लियर है? सब्र रखें आप, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। ईश्वर कभी भी, अल्लाह ईश्वर आपको कभी भी आपकी की हुई मेहनत के लिए आपको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। बरसबित आप ईमानदार से कितना काम करते हो। और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़े, अपने भविष्य के लिए पढ़े, क्योंकि सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में बात करें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपन ने बात करी, किसकी बात करी? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कौन सा है? फीकल ओरल रूट, मेन तो ये है। इसके अलावा और ये 1% चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। कैसा ट्रांसमिशन हो सकता है? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट्स कैसे? ओरोफैरिंजियल सीक्रेशन से। जैसे कोई पेशेंट इन्फेक्शन की हाई स्टेज में है, उसके माउथ के अंदर भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वायरस हिडन फॉर्म में। अब वो छींक रहा खांसा दूसरे पर्सन के मुंह में लग जाएगा और ओरली क्या हो जाएगा? इंजस्ट। तो क्या हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत रेयर चांस है, मेनली ध्यान रखना आपको फीकोरल रूट से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये जीआईटी कम्युनिकेबल डिजीज है, रेस्पिरेटरी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखिएगा, एज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एज जो अफेक्ट करती है वेरी 6 मंथ्स टू 3 इयर्स तक के बच्चों को मोस्टली इफेक्ट करता है। हालांकि 5 साल तक के बच्चों को भी कर सकता है, अडल्ट में भी कर सकता है, बट मोस्ट कॉमन 99% केसेस कितना? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 6 मंथ्स टू 3 ईयर तक के बच्चों को मेनली इफेक्ट करता है। कौन? पोलियो। बट अपन कहते हैं कि 3 साल तक के बच्चों को होता है, फिर पोलियो वैक्सीन कितने साल तक? 5 साल तक पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं। क्यों? उसका कारण है बिकॉज इंडियन कल्चर में जो पेरेंट्स जो है बच्चों के, वो बच्चों की सही एज नहीं बताते हैं। जैसे बच्चा अभी 8 साल का हो गया लेकिन बस के अंदर टिकट बचाने के लिए अभी कहेंगे अभी तो ये लुआ है, बिल्कुल 2 महीने का ये बच्चा, कुछ भी बोल देते लोग, तो लोग क्या सही एज नहीं बताते बच्चे की। इसीलिए वैक्सीन 3 साल तक देनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन पे कितने साल कर दिया गया? 5 साल। हालांकि स्टार्टिंग में जब पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन चला उस समय 3 साल तक के बच्चों को क्या करते हैं? इम्यूनाइज। लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन पे कितने साल तक के बच्चों को? 5 ईयर तक। तो ये मोस्टली 3 ईयर तक ही होती है। हालांकि 5 ईयर तक हो सकती है बट बहुत रेयर चांस है। क्लियर है? और रिलेटिव सही एज नहीं बताते, इसलिए वैक्सीन कितने? 5 ईयर तक देते हैं। तो एज मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है, बट रेजिडुअल सिम्टम अडल्ट तक जा सकते हैं। अगर बचपन में इन्फेक्टेड हो गया तो आगे जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर है? अब 6 मंथ तक क्यों नहीं होता? तो 6 मंथ्स अंटिल 6 मंथ मैटरनल मिल्क प्रोवाइड एंटीबॉडी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मां के दूध के अंदर जो क्या है? मैटरनल मिल्क के अंदर जो एंटीबॉडी है वो प्रोटेक्शन देती है बच्चों को कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। इसलिए 6 मंथ तक पोलियो होने के चांस क्या है? बहुत रेयर है। क्लियर है? अलग अलग में जैसे मीजल्स में 9 मंथ तक प्रोटेक्शन देती है, जैसे पोलियो में कितने मंथ तक? मैटरनल मिल्क कितना? 6 मंथ तक प्रोटेक्शन देता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सीजन। अगर मैं यहां सीजन की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? सीजन की। तो पोलियो जो है वो मोस्टली कौन से सीजन में होता है? रेनी सीजन में। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। रेनी सीजन मतलब जून से सितंबर के केसेस में, जून से लेकर सितंबर के, इंडिया के केस में बात करें तो जून से सितंबर तक रेनी सीजन रहता था उस समय। और इसका मेन कारण क्या रहता? ओपन डिफिकेशन। क्या? ओपन डिफिकेशन। यानी पर्सन क्या ओपनली डिफिकेट करता है, वो डिफिकेट वाटर में या वेजिटेबल को कंटामिनेट करता है, उसको ईटिंग करने से फीको ओरल रूट से क्या हो जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल ओके
पोलियोमाइलिटिस होने के चांस रहते हैं। तो मोस्टली रेनी सीजन में होता है, जून से सितंबर के महीने में, थोड़ा ध्यान रखा। इसीलिए जितने भी पीपीआई प्रोग्राम चलाते हैं वो इसी समय में, हाई रिस्क के समय में चलाते हैं अपन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिएगा, तो सीजन कौन सा इसका, रेनी सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्यूबेशन पीरियड, और ध्यान रखना आप कंफ्यूज मत होना, आपके दिमाग में आता है पोलियो आते लोग डर जाते हैं, पोलियो बीमारी 99% ह्यूमन आर सफर फ्रॉम पोलियो, बट 8% लोगों को पैरालिसिस होता है, वो भी 0.5% मान लो आप। हर आदमी को पैरालिसिस नहीं होता है, बात ध्यान रखना। क्लियर है? पोलियो का मतलब पैरालिसिस नहीं है, पोलियो इज ए माइल्ड इलनेस, बट ओनली रेयरेस्ट केसेस में पैरालिसिस होने के चांस है, 0.5 to 1% केसेस होंगे। तो ज्यादा घबराने वाली डिजीज नहीं है, पर किसी जमाने में बहुत तहलका मचाती थी ये डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, वरीज 3 to 35 डेज, 3 दिन भी हो सकता है और कितने दिन, 35। एक ही वर्ड में बात करें तो 7 to 14 डेज, एक ही वर्ड में बात करें तो कितना, 7 to 14 डेज। कम्युनिकेबल पीरियड देखिएगा, वन वर्ड में बात करें तो 7 to 14 डेज, वैसे वरीज 3 to 35 डेज। कम्युनिकेबल पीरियड देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 to 10 डेज before and after the onset of symptom, very important, very important। कम्युनिकेबल पीरियड कितना है, 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, यानी सिम्टम ऑनसेट होने के लगभग कितने, 7 से 10 दिन पहले और बाद में, लगभग 20-21 दिन का, 3 वीक का समय हाईली क्या होता है, कम्युनिकेबल। क्लियर है? हाईली कम्युनिकेबल होता है। क्लियर है? और जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूल या फिसेस, फिसेस में या स्टूल में प्रेजेंट होते हैं, या किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ओरोफेरेंजियल सीक्रेशन के थ्रू। इसलिए डिप्लॉयड प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है, बट हाई इन्फेक्शन स्टेज में हमेशा नहीं होता, बहुत रेयर है ये। मेन कौन सा, स्टूल या फिसेस के थ्रू। तो कम्युनिकेबल पीरियड 7 to 10 days before and after the onset of a symptom, और incubation period 7 to 14 days। मोस्टली सीजन पूछे तो रेनी सीजन, मंथ ऑफ जून टू मंथ ऑफ सितंबर के बीच ज्यादा चांस है किसके, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलियो के। ये बात हो गई पोलियो की जनरल इंट्रोडक्शन की। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, रिस्क फैक्टर देखिएगा, रिस्क फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। किन में ज्यादा रिस्क है, तो इन्फेंट्स में ज्यादा रिस्क रहती है, एक तो ध्यान रखना 6 मंथ के बाद। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पेशेंट की टॉन्सिलेक्टोमी हो चुकी है, टॉन्सिल को काट दिया, टॉन्सिल इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन। टॉन्सिल कैसा है, लिम्फेटिक ऑर्गन, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अगर उसका रिमूव होगा तो इम्यूनिटी वीक रहेगी, तो पोलियो होने के चांस है। इन्फेंट है, या जिन बच्चों को ओपीवी लाइव अटेंडेंट वैक्सीन लगी तो उनको भी किसकी रिस्क रहती है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो की। तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन है, स्पेशली मैंने पढ़ा था पोलियो वायरस थर्ड करता है, तो ये रिस्क फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, छोटा सा टॉपिक आपका पैथोफिजियोलॉजी, याद हो तो ठीक है, लेकिन देख लेना कैसे बीमारी होती है, पैथोफिजियोलॉजी। बिल्कुल सिंपल से वर्ड में बताता हूं मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी। पॉजिटिव एजेंट एंटरिंग बॉडी बाय ओरली, ओरली बॉडी में क्या करता है, पॉजिटिव एजेंट एंटर करता है। अब जैसे कंटामिनेटेड फूड आर्टिकल, वाटर, क्लियर है, इसके द्वारा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, कंटामिनेटेड फूड आर्टिकल खाया आपने तो ये हो गया। एक और बात ध्यान रखना, आप बच्चों में पीछे बताना भूल गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपन ने क्या देखा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा फीको ओरल, थोड़ा मैं बीच में बता रहा हूं, वापिस आता हूं, भूल गया। फीको ओरल ओनली वाटर से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाटर बोर्न मेन है। कौन, वेरी कंटामिनेट पानी, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, अनहाइजीनिक हैंड से खाना खाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल। मेनली ये वायरस किस में सर्वाइव करता है, वाटर में। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन वाटरबोर्न डिजीज, ऑप्शन में था मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, पोलियो और कोलेरा। तो मेन वाटरबोर्न पूछे तो किसको, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटरबोर्न डिजीज है कौन, पोलियो। हालांकि प्योर वाटरबोर्न डिजीज कौन होती थी, गुनिया वोम। आगे पढ़ेंगे,
प्योर वाटरबोर्न में से कौन सी थी? गुनियोमोम, बट गुनियोमोम तो इरेडिकेटेड है, तो आजकल प्योर वाटरबोर्न किसको मानते हैं अपन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलियो को। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फेकोरली और मेनली वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से होती। थोड़ा बीच में बताना भूल गया, सॉरी, क्या थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पॉजिटिव एजेंट एंटर इन बॉडी बाय ओरली, बाय मेनली किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। क्लियर है? रीच इन, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां जाएगा? रीच इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वायरस ओरली इंजेस्ट होकर कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके लोकल क्या करेगा? रिप्लिकेशन। ये वायरस वहां पे अपने नंबर को बढ़ाएगा। वहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, कौन सी म्यूकोसा? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा सेल है, उन सेल मेम्ब्रेन पे पोलियो के लिए एंटीजन होता है CD155। पोलियो वायरस एंटीजन कौन सा? पोलियो वायरस एंटीजन CD155, CD155। क्लियर है? लोकल रिप्लिकेशन होगा कहां पे? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा पे। उन म्यूकोसा की जो सेल है उस पे एंटीजन कौन सा पाया जाता है? CD155। इस पे पोलियो वायरस क्या करेगा? आपका अटैच होगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके लोकली इन्वेड होगा पेयर्स पैचेज। वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर पैचेज आपने पढ़ा। लिम्फेटिक कलेक्शन इन कहां पे? इलियम वाले एरिया पे लिम्फेटिक कलेक्शन को जो लोकल इम्यूनिटी देता है किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। उनको क्या बोलते हैं? पेयर पैचेज। लिम्फेटिक कलेक्शन है तो पेयर पैचेज पे क्या होगा? लोकल इन्वेट्स होगा। यानी पहले कहां था ये आपका इलियम में सर्वाइव कर रहा है वायरस। यहां पे जो म्यूकोसा है उस पे एक एंटीजन होता है सेल पे, कौन सा? CD155, जो पोलियो वायरस के लिए एंटीजन है। यहां पे ये सर्वाइव करेगा और यहां पे मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करके यहां पे जो लिम्फेटिक है पेयर पैचेज, उनमें क्या करेगा? इन्वेट करके इसके अलावा सर्वाइकल और मिजेंट्रिक प्लग्स को भी क्या करेगा? ये इन्वेट करेगा। और यहां से फिर एंटर इन, जेटी से फिर कहा? एंटर इन ब्लड का एंटर करेगा बच्चों, एंटर इन ब्लड। एंटर इन ब्लड तो क्या होगा? वायरिनिया। वायरिनिया मतलब वायरस लोड बढ़ेगा। वायरिनिया कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। पहले मुंह से कहा गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर जो CD155 जो आपकी सेल है म्यूकोसा की, जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर रिप्लिकेट करेगा और अंदर घुस जाएगा कहां? पेयर पैचेज, सर्वाइकल और लिम्फेटिक प्लग्स में। फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर कहां पहुंचेगा? ब्लड से। ब्लड से घूमता घूमता और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा? वो क्रॉस करेगा और एंटर इन सीएनएस का एंटर करेगा। सीएनएस में सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड में किसको? मोटर, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को। एंटीरियर हॉर्न, आगे की तरफ जो हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे आगे और वो आपको समझ में आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड का एस शेप, ग्रे मेटल है, अंदर की तरफ बाहर व्हाइट मेटल है। तो ये वाला हिस्सा एंटीरियर और ये वाला कौन सा? पोस्टीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं। ये मोटर रूट होता है और ये कौन सा रूट होता है? सेंसरी। तो यहां वाले हिस्से को, एंटीरियर को, यानी मोटर नर्व को प्रभावित करता है कौन? वायरस, स्पाइनल कॉर्ड। और देन किसको? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। जब स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रभावित होगी तो डेफिनेटली वेरी वेरी एक्यूट एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होगा, फ्लेक्सिव पैरालिसिस होगा कि नहीं होगा? यानी ये बीमारी किसकी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, जीआईटी की। और रिप्लाई होता है 7 से 10 दिन तक। फिर जीआईटी में अगर ठीक नहीं हुआ, वैसे 99% केसेस में यहीं पे रिकवरी हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। बस 1% केसेस में अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो वायरस ब्लड में जाएगा, ब्लड से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा? डैमेज। साथ में मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी बल्ब स्टेम को, मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह को, पोन्स को, मिड ब्रेन को अफेक्ट करेगा। और फाइनली क्या होगा? एक्यूट एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिव पैरालिसिस होगा। दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोलियो वायरस। याद रहे तो ठीक है, वरना यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जीआईटी का डिसऑर्डर है, और अगर पूछे, अगर डीप पूछेगा तो कौन से रिसेप्टर होते हैं इसके लिए? CD155 म्यूकोसा सेल पे। पेयर पैचेज क्या है? तो लिम्फेटिक वगैरह जो कहां पाए जाते हैं? इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? जो डिफेंस का काम करता है, लोकल इन्फेक्शन से बचाए पेयर पैचेज। ये फिर यहां से ब्लड से एंटर करके मोस्ट कॉमन किस अफेक्ट करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्वेश्चन बनेगा। और स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन से? मोटर न्यूरॉन। ध्यान रखना, सेंसरी न्यूरॉन नॉट अफेक्ट। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो में कभी भी आपके सेंसेशन लाइक पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, ठंडा गर्म फील होना, ये सेंसेशन कभी भी लॉस नहीं होंगे। ओनली कौन सी अफेक्ट होंगे? मोटर न्यूरॉन।
भले हाथ का पैरालिसिस हो जाएगा, पैर के पैरालिसिस हो जाएंगे, स्पेशली लेग पैरालिसिस होता है, लेकिन पेन के सेंसेशन बरकरार रहेंगे, बिकॉज सेंसरी इज नॉट अफेक्ट, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोटर नर्व। और वो भी किसकी? स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन एंटीरियर या वेंट्रल न्यूरॉन एंटीरियर हॉर्न की। इसके अलावा बल्ब स्टेम, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बाद बल्ब ऊपर की तरफ पड़ेगा। बल्ब स्टेम यानी मतलब का पोन्स और मिड ब्रेन को अफेक्ट करेगा। इसकी वजह से फाइनली क्या होगा? एक्यूट एसिमेट्रिकल फ्लैक्सिड पैरालिसिस होगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोलियो। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखें आप। क्लियर है? ये बात होगी बच्चों, छोटी छोटी बातें और जनरल इंट्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ी शिकायत आ रही कि मेरी आवाज कम आती है, मैं तेज बोलता हूं, तो मेरा हैबिचुएशन है तेज बोलने का। मैं कितनी बार कोशिश करता हूं लेकिन कंट्रोल नहीं होता। मैं क्लासरूम में जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूं तो स्पीड इसी स्पीड से चलता हूं, तभी हम 5 महीने में कोर्स करा पाते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। जैसे पोलियो आपने पढ़ा होगा 2 पेज 4 पेज का, या पोलियो कम से कम 10 पेज का है आपका। क्लियर है? और इतना पढ़ो कि आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब क्वेश्चन कहां से बनेगा उसमें फोकस कीजिएगा, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना। हालांकि मैं ये बहुत सारी चीजें फालतू पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये वो उतनी जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन को समझने के लिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। जितना बेस क्लियर होगा सिलेक्शन उतना ही आपका फास्ट होगा, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, साइन एंड सिम्टम, या जिनको अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन सिम्टम है वो 4 स्टेज में आते हैं, या 4 टाइप के आते हैं। साइन सिम्टम की कितने स्टेज है? 4 स्टेज। पहला इन अपरेंट, कौन सी? इन अपरेंट या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इन अपरेंट या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन अबाउट 90 to 95% जो केसेज है वो ऐसे होते हैं। मतलब 100 आदमी पोलियो के है तो लगभग 95% केसेज में तो सिम्टम शो ही नहीं होते। यानी पोलियो बात करें, और हर इंसान को पोलियो हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी नहीं, केवल इसकी सीवियर फॉर्म कौन सी है? जब पोलियो किसको अफेक्ट करे, आपको वेरी इंपॉर्टेंट, किसको? जब पोलियो अफेक्ट करे मसल्स को, नर्वस सिस्टम को, वो 0.5% नाक मात्र के बराबर केसेज होते हैं। बाकी 99% केसेस एसिम्प्टोमेटिक सब क्लिनिकल यानी साइन सिम्टम शो नहीं करते हैं। कोई नो डेंजर, 100% रिकवरी, कोई खतरनाक नहीं है, कोई सिम्टम नहीं आते, 100% क्या हो जाती है? रिकवरी। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? सब क्लिनिकल केसेस। कांट डायग्नोस, ना डायग्नोस हो सकता है, केवल आप ब्लड टेस्ट करोगे तो वायरस के अगेंस्ट क्या देखने को मिलेगी? एंटीबॉडी। बाकी डायग्नोसिस भी नहीं हो सकते, पता ही नहीं चलता है मैक्सिमम लोगों को। क्लियर है? आपके यहाँ उल्टी दस्त होगी और पोलियो ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो पहले स्टेज सब आपकी अपरेंट स्टेज। दूसरी स्टेज होती है बच्चों अबॉर्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज? या जिसको अबॉर्टिव पोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबॉर्टिव पोलियो का मतलब होता है माइनर इलनेस, हल्के से सिम्टम आएंगे। ऐसे टोटल 100 में से होते हैं 4 to 8% केसेस। ना मात्र के ये भी माइनर इलनेस में माइनर सिम्टम आएंगे जेआईटी से रिलेटेड। पहले का आएंगे फ्लू लाइक सिम्टम। फ्लू लाइक सिम्टम के अंदर आपका स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज, लैक्रिमेशन ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये जो अबॉर्टिव पोलियो है वो माइल्ड इलनेस है और वेरी इंपोर्टेंट सेल्फ लिमिटिंग है। इलनेस के सी माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। माइल्ड इलनेस प्लस सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है कौन सी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका अबॉर्टिव पोलियो। मात्र 100 में से कितने? 4 to 8% केसेस में होने के चांस है। क्लियर है? और ये जो माइल्ड इलनेस रहती है वो 7 to 10 डेज तक, कितने दिन तक? 7 to 10 डेज तक, ज्यादा नहीं रहती है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ऑटोमेटिक ठीक होगी, 100% रिकवरी होगी। मतलब सिम्टम भले आ जाए लेकिन रिकवरी क्या? 100%। यानी ये भी कोई डेंजर कंडीशन नहीं है। यहां सिम्टम क्या आएंगे? साइन सिम्टम तो वही आपके जीआईटी से रिलेटेड, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, क्लियर है, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दोनों चलेंगे अल्टरनेटिव। कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया होगा, मलाइज होगा, आई वास में। क्लियर है?
और थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लो ग्रेड फीवर, हल्का सा फीवर हो सकता है क्योंकि वायरस इलनेस है तो फीवर आ सकता है। ये जनरल सिम्टम आएंगे मोटी पोलियो या माइनर इलनेस स्टेज में, कि फ्लू लाइक सिम्टम होंगे, सेल्फ लिमिटिंग है, माइनर इलनेस है, 100% रिकवरी, और ये सिम्टम कितने दिन तक, 7 to 10 डेज तक रहेंगे। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया अल्टरनेटिव होंगे। इसके अलावा मलाइज, लो ग्रेड फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे इस केस में। दिस इज द स्टेज ऑफ अबॉर्टिक पोलियो। फिर पोलियो अगर यार ठीक हो गया तो ठीक है, अगर फिर पोलियो बढ़ा तो पोलियो का एंटर करेगा मेनिंजेस में, लेकिन वह पैरालिसिस नहीं होगा। तो तीसरी स्टेज कौन सी, नॉन, वेरी इंपोर्टेंट, नॉन पैरालिटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। तीसरी स्टेज कौन सी है, नॉन पैरालिटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस। असेप्टिक मतलब वायरस, और वायरस है ये असेप्टिक मेनिंजाइटिस। पोलियो जो वायरल इलनेस, क्लियर है। कई बार तो एग्जामिनर हट कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, पोलियो इज द वायरल इलनेस, बैक्टीरियल इलनेस, फंगल इलनेस, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आता है, हमेशा वो ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई क्लास में नॉन पैरालिटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है 1%, 100 में से कितने, 95% तो कौन से होते हैं, अपरेंट केस होते हैं, माइनर इलनेस के भी 4-5% नाम मात्र का होता है असेप्टिक मेनिंजाइटिस, क्लियर है। नॉन पैरालिटिक, नो पैरालिसिस, पैरालिसिस नहीं होगा, ओनली क्या देखने को मिलेगा आपको, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, क्लियर है। इसमें साइन सिम्टम में देखो तो क्या आएंगे, हेडेक होगा, यहां पे क्या होगा, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। इसके अलावा पेन इन मसल एंड स्टिफ नेक, वेरी इंपोर्टेंट। बट मेनिंजाइटिस हो रहा है तो डेफिनेटली मेनिंजाइटिस का मेन क्या, नचल रिजिडिटी होती है, तो स्टिफ नेक देखने को मिलेगी, नोजिया, वोमिटिंग ऐसे सिम्टम आएंगे। किसके अंदर, नॉन पैरालिटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस। और सिम्टम देखिएगा ट्राइट सिम्टम में, पहले तो क्या होगी, नचल रिजिडिटी, नचल रिजिडिटी होगी, मतलब स्टिफ नेक। किसकी वजह से हो रही है, यहां पैरालिसिस नहीं हो रहा, ओनली क्या हो रहा है, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड सिम्टम है, क्योंकि वायरस अब जीआईटी से निकल के कहां एंटर कर गया है, मेनिंजेस लेयर में, लेकिन अभी तक न्यूरॉन को अफेक्ट नहीं किया है। तो नचल रिजिडिटी या स्टिफ नेक होगी। नचल रिजिडिटी जो चिल्ड्रन में देखते हैं अपन, जैसे अडल्ट के अंदर तो नचल रिजिडिटी देखते हैं अपन, पॉजिटिव बुर्जिन्स्की एंड कर्निंग साइन, मेनली बुर्जिन्स्की को मानते हैं, वो अपन पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस और कहां, नर्वस सिस्टम में। अपन तो चिल्ड्रन की बात करें क्योंकि वायरल कम्युनिकेबल डिजीज चिल्ड्रन को ज्यादा अफेक्ट करती है। नचल रिजिडिटी असिस्ट करने के लिए चिल्ड्रन में कौन सा टेस्ट है, नीकिस टेस्ट, पॉजिटिव मिलेगा, कौन सा टेस्ट है, पहला क्वेश्चन यहां से जो साइन सिम्टम्स है कि नीकिस टेस्ट किस बीमारी में, तो किसमें, असेप्टिक मेनिंजाइटिस में। मेन मकसद क्या है, नचल रिजिडिटी को देखना, और नचल रिजिडिटी इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ असेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो आप नचल रिजिडिटी देखने के लिए बच्चों में कौन सा टेस्ट करोगे, पॉजिटिव नीकिस टेस्ट। क्या करेंगे, बच्चे को बिठाएंगे और झुका के उसको बोलेंगे कि अपने माउथ से नी पे क्या कर, किस कर। तो जैसे बच्चा झुकेगा तो गर्दन स्टिफ है, आपकी नेक स्टिफ है, तो पेन होगा, बेबी क्राई करेगा, बेबी नी पे किस नहीं कर पाएगा, नॉर्मली कर सकता है लेकिन यहां नहीं कर पाएगा, तो पॉजिटिव नी किस टेस्ट पाया जाएगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, हेड ड्रॉप साइन, कौन सा साइन, ये भी ध्यान रखना, हेड ड्रॉप साइन। हेड ड्रॉप साइन मतलब मेनिंजाइटिस होगा, नचल रिजिडिटी होगी तो मसल वीक होने की वजह से और रिजिड होने की वजह से बच्चे का सिर ऐसे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, यानी कांट कंट्रोल हेड, हेड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हेड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन पैरालिटिक असेप्टिक मेनिंजाइटिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आएगा, वेरी 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 एमोसस साइन है पॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन। कौन सा साइन बच्चों, पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्राइपॉड साइन किसमें होता था, पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन, या इसी को बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमोसस साइन। कौन सा साइन, एमोसस साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइपॉड साइन या एमोसस साइन। ये जो साइन होता है कहां देखने को मिलता है, तो ये साइन देखने को मिलता है बच्चों, एक तो सब अरेक्नोइड हेमरेज में, ऐसे अरेक्नोइड मैटर में ब्लीडिंग हो जाए, सब अरेक्नोइड हेमरेज में, ये हो गया मेनिंजाइटिस में, और ये जो मेनिंजाइटिस हो रहा है वो किसमें, पोलियो में। तो इन तीनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन, ट्राइपॉड साइन क्या होता है देखिएगा,
infected person use upper extremities to lift lower extremities because lower extremities is weak। यहां पर पैरालिसिस नहीं हुआ, वीक है। अरे भाई पोलियो किसकी बीमारी है? जीआईटी की। अफेक्ट कौन हो रहा है? नर्वस सिस्टम। हालांकि नर्वस सिस्टम में घूमे नहीं, लेकिन मेनिंजेस तक चले गए। मेनिंजेस प्रभावित होगी तो मेनिंजियल इरिटेशन होगा, उसकी वजह से बॉडी पैरालाइज ना होकर वीक होगी। मसल वीक होगी तो स्पेशली डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, आगे पढ़ेंगे। डिसेंडिंग वीकनेस होती है तो पैरों की मसल कमजोर होगी। अब पर्सन बैठ गया, अब खड़ा होगा तो पैर कमजोर है, वीक है, तो उठने में दिक्कत होगी। तो खड़ा होने के लिए किसका सहारा लेगा? हाथों का सहारा लेगा। यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज को लिफ्ट करने के लिए किसका यूज कर रहा है? अपर एक्सट्रीमिटीज का। इस साइन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन या पॉजिटिव एरोसल साइन। इन्फेक्टेड पर्सन यूज अपर एक्सट्रीमिटीज टू लिफ्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज बिकॉज लोअर एक्सट्रीमिटीज इज वीक और पार्शियली पैरालाइज्ड है। तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। बट पैरालिसिस नहीं होता, वीकनेस ही होती है मेरे, ये बात ध्यान रखना। तो ये देखने को मिलेगा आपका क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर? नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में। मात्र 1% केसेस में पैरालिसिस नहीं हो रहा, मसल वीकनेस हो रही है, आपका हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, नचल रिलेटिव को असिस्ट करने में पॉजिटिव नीकेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा, स्टिफ नेक होगी, हेड ड्रॉप साइन होगा। कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन या एरोसस साइन। ये सारे देखने को मिलेंगे किसमें? नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, लास्ट 4 स्टेज पढ़ रहे हैं पोलियो की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। पहली कौन सी? इनअपरेंट, दूसरी अबॉर्टिव, तीसरी नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और चौथा होता है वेरी इंपॉर्टेंट पैरालिटिक पोलियो। कौन सा पोलियो बच्चों? पैरालिटिक पोलियो। इसी पैरालिटिक पोलियो को बोलते हैं इन्फेंटाइल, अगर बच्चों में हो तो इन्फेंटाइल पैरालिटिक पोलियो। बच्चों में क्या बोलते हैं? पैरालिटिक पोलियो। मात्र 0.5% केसेस में होता है, यानी ना के बराबर। यानी जैसे अपन पोलियो का दिमाग में जहन में सवाल आता है अपन तुरंत क्या पोलियो होता है पैरालिसिस, बिल्कुल गलत अवधारणा है। हर इंसान को, आपको, मेरे को, कितने लोगों को पोलियो होता है? पोलियो लगभग हर कम्युनिटी को होता है, हर पर्सन को होता है। बट पोलियो का मतलब पैरालिसिस नहीं। पोलियो का पैरालिसिस का मतलब मात्र कितने केस? 0.5%, ना के बराबर। अगर 99 केसेस क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं माइल्ड इलनेस के साथ, तो ज्यादा डेंजर कंडीशन नहीं है। बट ये वाली डेंजर कंडीशन है, मोस्ट डेंजर कंडीशन है किसकी? 4th स्टेज के साइन सिम्टम। अगर बीमारी बढ़ती जाए या तो इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाए, अगर नहीं होगी तो ये सिम्टम आएंगे, पैरालिटिक पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालिसिस। क्लियर होगा? इसमें क्या होगा? वायरस एंटर इन सीएनएस। अभी तक वायरस कहां था? मेनिंजेस तक, तो मेनिंजाइटिस हुआ। अब वायरस क्या होगा? सीएनएस को एंटर होगा और मोटर एंड प्लेट या मोटर न्यूरॉन या वेंट्रल न्यूरॉन या स्पाइनल कॉर्ड के उनको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मोटर नर्व अगर पैरालाइज्ड होगी तो पूरी बॉडी में पैरालिसिस होगा। तो वायरस एंटर इन सीएनएस और क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, तो पैरालिसिस होगा। देखिएगा साइन सिम्टम क्या आएंगे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अगर पैरालिटिक पोलियो की बात करें तो फीवर होगा, हाई ग्रेड हो, अर्ली साइन सिम्टम है। पैरालिटिक पोलियो, नॉट पोलियो, हॉलर पोलियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल किसकी? 4th स्टेज की बात कर रहा हूं। उसका अर्ली सिम्टम होगा फीवर। तो साइन सिम्टम कहां से शुरू होंगे? आपके फीवर से। फिर पर्सन को पैरालिसिस हो रहा तो जीआईटी भी पैरालिसिस होगी, तो डायरिया की जगह क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। पहले अल्टरनेटिव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन था, लेकिन अब पैरालिटिक स्टेज में जीआईटी भी पैरालाइज होगी, तो डेफिनेटली क्या देखने को मिलेगा? जीआईटी के मूवमेंट नहीं होंगे, पेरिस्टाल्सिस और कॉन्स्टिपेशन होगा। क्लियर है? इसके अलावा पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा हुआ रहेगा, हेडेक होकी हुई रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? मसल वीकनेस, पॉजिटिव ट्राइपॉड साइन और भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? मसल रिजिडिटी और बढ़ेगी। ऐसे जनरल सिम्टम तो होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा मेनिंजियल इरिटेशन होगा। भाई मेनिंजेस तो पहले इफेक्ट थी और इरिटेट होगी क्योंकि अंदर इन्फेक्शन गया है। मेनिंजियल अगर एंट्री होगी तो वही पॉजिटिव साइन और बढ़ेंगे। कौन से? हेड ड्रॉप साइन वगैरह, एमोसस साइन या ट्राइपॉड साइन की सीवियरिटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्टेज में आपके साइन सिम्टम आएगा एसिमेट्रिकल फ्लैक्सिड पैरालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसिमेट्रिक होगा तो असमान,
यानी आधी बॉडी तो नॉर्मल रहेगी, आधी बॉडी में स्पेशली लोअर एक्टिविटीज। और जो एसिमेट्रिक फ्रैक्टस पैरालिसिस, दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ पोलियो, और स्पेशली कौन से पोलियो का? पैरालिटिक पोलियो का, ये ध्यान रखना। पैरालिटिक पोलियो का मोस्ट कंफर्मेटिव या क्लासिकल साइन सिम्टम कौन सा? एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिव पैरालिसिस। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली 2016 में कि पोलियो में कौन सा पैरालिसिस होता है? फ्लेक्सिड, स्पाज्मोडिक, कैसा तो कौन सा होता? फ्लेक्सिड। और कैसा होता? एसिमेट्रिकल यानी असमान पैरालिसिस होगा। और ये जो पैरालिसिस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिसेंडिंग पैरालिसिस होगा। और कौन सा पैरालिसिस? डिसेंडिंग, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होगी। फर्स्ट अफेक्ट पर हिप मसल, देन फुट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सी मसल प्रभावित होगी? तो हिप की मसल पैरालाइज होगी, फिर हिप से ये नीचे की तरफ चलेगा और किधर जाएगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो फर्स्ट अफेक्टेड मसल कौन सी है आपकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिक फ्लेक्सिव पैरालिसिस में फर्स्ट अफेक्टेड कौन सी? हिप मसल। और पैरालिसिस कैसा? डिसेंडिंग, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ माइग्रेट होगा, ऊपर की तरफ माइग्रेट कम होगा। वो कब होगा मैं आगे बताऊंगा आपको। एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिव पैरालिसिस, क्लियर है? दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ पोलियो। बस यही बताने के लिए मैं साइन सिम्टम कब से घिसा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अगर ये इन्फेंट में हो ये साइन सिम्टम, इन्फेंट में इसको क्या बोलते हैं? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये इन्फेंट के अंदर ये अर्ली सिम्टम में हो, इन्फेंट में रिस्क है, तो इसी में इन्फेंट में एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिव पैरालिसिस को क्या बोलते हैं? फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्लियर है? इन्फेंट में इसको फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। कई बार टर्म यूज लेते हैं तो ध्यान रखना, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, एक तो होता है एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिव पैरालिसिस, एक होता है सिमेट्रिकल डिसेंडिंग पैरालिसिस। ये तो था एसिमेट्रिकल, ये कौन सा? सिमेट्रिकल डिसेंडिंग पैरालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, देखने को मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दो डिजीज के अंदर डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, एक तो पोलियो में और किसमें? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइलिन शीथ है, उनका क्या होता है? डिजेनरेशन, इसलिए नर्व ट्रांसमिशन स्लो होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बीटा इंटरफेरॉन होती है। इसके बारे में अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो एमएस का अर्ली सिम्टम, क्लासिकल सिम्टम डिसेंडिंग पैरालिसिस, लेकिन यहाँ पे कैसा पैरालिसिस? सिमेट्रिकल, जबकि यहाँ कैसा हो रहा था? एसिमेट्रिकल। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर है? ये थोड़ा अलग करके ध्यान रखना। तो साइन सिम्टम में, और ध्यान रखना पैरालिसिस में होगा ओनली मोटर नर्व इफेक्ट होगी, नो सेंसरी इफेक्ट। पहले बताएगा, मतलब भले पैर में पैरालिसिस होगा लेकिन सेंसेशन क्या रहेंगे? चालू रहेंगे, पेन प्रेशर फील होगा पर्सन, क्लियर है? तो फ्लोपी बेबी सिंड्रोम कहलाती है इन्फेंट में, और क्लासिकल सिम्टम क्या? एसिमेट्रिकल फ्लेक्सिड पैरालिसिस, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, पैरालिटिक पोलियो में इन्फेंट में। उसके अलावा देखिएगा, अब ये जो है ये भी फिर 3 तरह का है। अरे मेरी बात समझे आप, ये भी फिर क्या है? 3 तरह का। और 3 तरह का देखिएगा, इसमें क्या होगा? डीप टेंडन भी क्या होंगे? डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी क्या होंगे? एब्सेंट। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, टेंडन पे आप मूव कराओगे तो रिफ्लेक्स नहीं शो करेगा, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सीवीटी है, पैरालिसिस हो रहा तो बढ़ेगा। अभी पैरालिटिक पोलियो 3 तरह का होता है। फिर पैरालिटिक पोलियो कितना तरह का? 3 टाइप। देखिएगा, पहला स्पाइनल पोलियो। अगर वायरस किसको अफेक्ट करे? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में मोस्ट कॉमनली कौन सी? मोटर या एंटीरियर या वेंट्रल न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। तो जहां से ये मोटर पैरालाइज होगा वहां से नीचे नीचे एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएगी? पैरालिसिस, क्लियर है? और ये सबसे पहले स्पाइनल में किसको अफेक्ट करता है? फर्स्ट अफेक्ट हिप मसल। कौन सी मसल को अफेक्ट? पैरालिटिक पोलियो स्पाइनल कॉर्ड को, इसके अलावा आपको मेडुला ऑब्लेंगेटा को, और दोनों को मेडुला स्पाइनल को कंबाइंड 3 तरह से। तो 80% कैसे केसेस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइनल पोलियो। तो पैरालिटिक पोलियो की मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है? स्पाइनल पोलियो। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, स्पाइनल पैरालिटिक पोलियो। दूसरा बल्बार पैरालिटिक पोलियो। इससे पहले दूसरी फॉर्म होती है स्पाइनो बल्बार। दूसरी फॉर्म कौन सी? स्पाइनो बल्बार। ये तीसरी फॉर्म है स्पाइनो बल्बार। देखिएगा, स्पाइनो बल्बार के अंदर कौन? स्पाइनल कॉर्ड प्लस मेडुला
ऑब्लोंगेटा। बल्बार वर्ड किसके लिए यूज होता है? बल्बार वर्ड यूज होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो बल्बार जो वर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, तो यहाँ पे पहले स्पाइनल कॉर्ड, फिर किसको अफेक्ट होगी? बल्बार को। इसे क्या बोलते हैं? स्पाइनो बल्बार। स्पाइनल कॉर्ड प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों अफेक्ट होंगे। स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो जनरल सिम्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होगी आपको, डेफिनेटली रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होगी, डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत होगी, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, एस आ गया तो स्पीकिंग, और जीएलई जीआईटी मतलब स्वेलोइंग में, तो दोनों सिम्टम आएंगे। ये जनरल सिम्टम आते हैं किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन सबसे सीवियर फॉर्म, रेयर बट सबसे डेंजर पैरालिटिक पोलियो कौन सा है? ये ध्यान रखना बल्बार। मोस्ट कॉमन बट नॉर्मल कौन सा होता है? स्पाइनल पोलियो। बट मोस्ट कौन सा डेंजर कौन सा? बल्बार पैरालिटिक पोलियो। बल्बार पैरालिटिक पोलियो में अफेक्टेड पार्ट कौन सा है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन अफेक्ट होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर अफेक्ट होगा, दूसरा कौन सा? स्पाइनो बल्बार। और तीसरा कौन सा? बल्बार। अफेक्टेड पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर अफेक्ट होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर, मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। दो होते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी। इसके लिए असेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर, एपनोस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक दोनों कहां पाए जाते हैं? पोल्स के अंदर। वो तो असेसरी पोंटाइन सेंटर है, जबकि मेन सेंटर कौन सा है? इंस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन से? मेन मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं, जिसमें कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। कौन सी कीमो रिसेप्टर? सेंटर। और ध्यान रखना, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किसके रेस्पॉन्स पे काम करते हैं? CO2 में। यानी अपना जो रेस्पिरेशन चलता है वो CO2 के रेस्पॉन्स में चलता है, O2 के रेस्पॉन्स में नहीं चलता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसीलिए COPD में सेल्फ रेस्पिरेशन इंड्यूस करने के लिए लो ऑक्सीजन देते हैं 2 लीटर पर मिनट। इसका कंसेप्ट मैं आगे और बताऊंगा, जब आपको नर्वस सिस्टम बताऊंगा बिल्कुल खोल के रख दूंगा। क्लियर है? जब मेडिकल सर्जिकल पढ़ाऊंगा आपका रोम रोम बोलेगा कि हम सीख रहे हैं, मेरा वादा आपसे। क्लियर है? ये तो थोड़ा कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हर चीज का रेसिपी नहीं दे सकते। वैसे कम्युनिटी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले MSN पढ़ो। आपने अगर MSN पढ़ ली तो आपकी नर्सिंग की सारी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी। MSN ऐसी सब्जेक्ट है जिस पे पूरी नर्सिंग टकी है, और 100 में से 60 नंबर के क्वेश्चन MSN से आते हैं। बाकी ये OBGOB ना भी पढ़ो तुम, OBG पीडिया कम्युनिटी, तो भी आप MSN पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। ये मेरा वादा आपसे। क्लियर है? वही पढ़ाएंगे आपको बहुत डिटेल में। आपके एम्स दिल्ली के एग्जाम के 1 महीने से पहले सारा सिलेबस करा देंगे, ताकि 1 महीना आपको रिवाइज का टाइम मिल जाए और कंटिन्यू पढ़ते रहे आप। तो रेस्पिरेटरी सेंटर का पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पाया जाता है जो किसके रेस्पॉन्स में काम करते हैं? CO2 में। अब यहाँ बल्बार पैरालिटिक पोलियो में कौन इफेक्ट हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। और रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो डेथ होगा कि नहीं होगा? इसलिए डेंजर कौन सा है? बल्बार पैरालिटिक पोलियो। और फाइनली क्या होगी? डेथ। और इसके अलावा बल्बार पे डेथ होने का कारण है मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह से। यहाँ पे और कौन सी? फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी भाई, सारी नर्वस सिस्टम सब मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सी को कवर करता है? आपकी 9, 10, 11 और 12। इन क्रेनियल नर्व को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड भी इफेक्ट हो रही है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा, तो C3, C4 और C5 से मिलकर जो फ्रेनिक नर्व है वो भी पैरालाइज होगी, तो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो डायफ्राम काम नहीं करेगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगी, क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। बट बहुत रेयर कंडीशन है, ये 0.5% केसेस में होता है। कौन? पैरालिटिक पोलियो। तो ये थे साइन एंड सिम्टम। तो साइन सिम्टम को एक बार समराइज कर देता हूँ, 3 स्टेप में आ जाते हैं। पहला जो साइन सिम्टम है, अपरेंट स्टेज, नो साइन सिम्टम, 90 to 95% केसेस ठीक हो जाएगा मरीज। दूसरा है आपका अबॉर्टिव या माइनर इलेज, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, कफ, फ्लू लाइक सिम्टम, एब्डोमिनल पेन ऐसे आएंगे। यहाँ पे भी 100% रिकवरी है 7 से 10 दिन में। फिर आता है नॉन पैरालिटिक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। वहां भी पैरालिसिस नहीं होगा, केवल मेनिंजाइटिस होगा। मेनिंजाइटिस होगा तो क्लासिकल सिम्टम नचल रिजिडिटी होगा। नचल रिजिडिटी असेस करने के लिए बच्चों में कौन सा? पॉजिटिव किस टेस्ट करते हैं, जबकि अडल्ट में पॉजिटिव बुर्जिन्स्की और कर्निंग। बुर्जिन्स्की मेन होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव हेड लेग साइन होगा, मतलब शेर नीचे की तरफ मसल वीक है तो गिर जाएगा, बट पैरालिसिस नहीं है। ध्यान रखना, वीकनेस और पैरालिसिस अलग अलग चीज है। इसके अलावा पॉजिटिव ट्राइपॉड और एमोसस साइन। पॉजिटिव ट्राइपॉड और एमोसस साइन में क्या होगा? पर्सन की सबसे पहले वीक कौन सी होती है? लोअर एक्सट्रीमिटीज वीक होती है। पैर कमजोर होंगे तो पैरों को उठाने के लिए अपर एक्सट्रीमिटीज का, हाथों का यूज करेगा, हाथ का सहारा लेके पर्सन खड़ा होगा। पॉजिटिव ट्राइपॉड या एमोसस साइन देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा मेनिंजल इरिटेशन के सिम्टम होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी पैरालिटिक पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालिटिक पोलियो, 0.5% केसेस में।
3 टाइप का होता है। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर नर्व इफेक्ट होंगे तो जनरल सिम्टम आएंगे स्पाइनल बलबाल और डेंजर फॉर्म बलबाल, पैरालिटिक, पोलियो। फाइनली फ्रेनिक नर्व वगैरह डैमेज होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर होने से डेथ होगी। क्लियर है? ये थे अपनी बात। और रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा? मेन रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन से केमोरिसेप्टर को? सेंट्रल केमोरिसेप्टर। किसके रेस्पॉन्स में काम करते हैं? CO2 को। यानी अपनी बॉडी CO2 के रेस्पॉन्स में जिंदा है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें चलाने के लिए क्या चाहिए? CO2। इस कंसेप्ट को समझने के लिए नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, वहां से क्वेश्चन आता है हर साल। नेक्स्ट देखिएगा, साइन एंड सिम्टम के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के साथ साइन सिम्टम का समापन। नेक्स्ट आइए बच्चों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप क्या करें? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या लिखोगे? ट्रेवल की हिस्ट्री है और बारिश के दिनों में होता है ये, कौन से साइन? इसके अलावा ट्राइकोन साइन, कौन से साइन? टाइपोइड साइन। और कौन सा पैरालिसिस? डिसेंडिंग पैरालिसिस। ऐसे जनरल सिम्टम होंगे, डिसेंडिंग पैरालिसिस हुआ, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये तो था डायग्नोस्टिक हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा जो कंफर्म डायग्नोस, देखो स्टूल कल्चर कराया आप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूल एग्जामिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ पोलियो इज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन में था CSF, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर। तो कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ पोलियो इज स्टूल कल्चर। देखिएगा कैसे करते हैं स्टूल कल्चर को, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन क्या करते हैं? 2 सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट के, पोलियो के इन्फेक्टेड के सस्पेक्टेड, और 2 सैंपल, और दोनों में गैप होता है 20 to 48 आवर्स अपार्ट। यानी एक अभी लिया, एक 24 घंटे या 48 आवर्स बाद में आपको क्या करना है? दूसरा सैंपल लेना है। तो 2 सैंपल लेने हैं। सैंपल शुड सेंड हायर सेंटर। कलेक्शन के बाद वहां लोकल जैसे कम्युनिटी से कलेक्ट किया, PSC CSC से, तो आप या सब सेंटर से कलेक्ट किया मेनली, तो आप वहां चेक नहीं कर सकते। तो सैंपल शुड सेंड टू हायर सेंटर विद इन 72 आवर्स। कितने घंटे के अंदर सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में चला जाना चाहिए? 72 आवर्स में। तब तक आपको स्टोर करना सैंपल को 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेफ्रिजरेट करके रखना, वरना सैंपल खराब हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक सैंपल नहीं जा रहा तब तक सैंपल को आपको 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट करना, लेब में जाने के बाद भी रेफ्रिजरेट करके रखें, ताकि वायरस की सर्वाइबिलिटी रहे और आप वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सैंपल कितनी देर में? 72 आवर्स में। इस सैंपल को वापस भेजने के लिए सैंपल को ठंडा करके भेज रहे हैं रेफ्रिजरेट के। इस सैंपल को, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्शन सेंटर, सब सेंटर, जैसे कलेक्शन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर सब सेंटर है, लेब सेंटर कहां है? मानो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो सब सेंटर से स्टूल को कलेक्ट, सैंपल को कलेक्ट करके पोलियो के कहां भेजने? लेब में। लेब में भेजने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका, बस ये मुझे बताना था। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या है कि पोलियो का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा आता है? स्टूल कल्चर। 2 सैंपल लेंगे, 2 घंटे, 1 या 2 दिन के अपार्ट में। सैंपल को लेने के 72 घंटे 72 आवर्स में लेब में भेजना। तब तक सैंपल को क्या करना? आपको 4 to 8 डिग्री पे स्टोर करके रखना है, और भेजते समय भी कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है। तो सब सेंटर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वापस पोलियो के सैंपल को भेजना, कौन सी चेन? रिवर्स कोल्ड चेन। तो पोलियो स्टूल सैंपल में कौन सी चेन फॉलो होती है? ध्यान रखना, रिवर्स कोल्ड चेन, ये ध्यान रखना, बस ये मुझे बताना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब है। नेक्स्ट कर सकते हैं अपन CSF एनालिसिस बाय लंबर पंक्चर इन केस ऑफ मेनिंजियल पोलियो। अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, अभी पढ़ा नॉन पैरालिटिक, वहां तो क्या कर सकते हैं? CSF, पर ज्यादा कंफर्मेटिव नहीं है। नेक्स्ट रिया, रेडियो इम्यून एसे, मैंने बताया था, फिया फ्लोरोसेंट इम्यून एसे, ये जो टेस्ट करेंगे इनमें क्या करेंगे अपन? एंटीजन के खिलाफ। अर्ली वायरस है तो वायरस में सबसे पहले कौन सी? IgA, कौन सी एंटीबॉडी? IgA एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे अपन। क्लियर है? इसके अलावा PCR कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मोस्टली कंफर्म करते हैं इसके द्वारा वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो को। आपको पता लगाना है कि जो ये पोलियो हुआ किसी मरीज को पैरालिटिक पोलियो, वो नॉर्मली कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हुआ या वैक्सीन इंटेक की वजह से हुआ है। तो उस कंडीशन में वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो को पता लगाने के लिए कि वैक्सीन से है या नॉर्मली कम्युनिकेबल
की वजह से पोलियो हुआ था उसको देखने के लिए पीसीआर करते हैं, डिफरेंशिएट करेगा कि ये किससे हुआ पोलियो। पर कंफर्म डायग्नोसिस स्टूल कल्चर है और रिवर्स कोल्ड चेन फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना क्लियर है। बाकी सीएसएफ एनालिसिस कर सकते हो, रिया और फिया टेस्ट कर सकते हो, पीसीआर कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह की डायग्नोसिस है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो ये तो हुई बात डायग्नोस्टिक है इवोल्यूशन की। और स्टूल जो सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी गाइडलाइन होती है WHO की, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, स्टूल सैंपल को कलेक्ट करना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें, क्लियर है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना एक ही लाइन में आंसर यहीं से आता है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको लास्ट में समराइज करूंगा, क्लियर है। यहां तक डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है ये, पर एक क्वेश्चन तो 100% आता है एग्जाम में, क्लियर है। फेवरेट क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं आप हर एग्जाम का। नो एग्जैक्ट मैनेजमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो। अरे भाई अपन ने कहा 99% केसेस एसिम्प्टोमेटिक, तो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। केवल 0.5% केसेस किसके, पैरालिटिक पोलियो के, 0.5 से 1% मान लो आप, तो वहां इसका कोई एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है। केवल कैसा मैनेजमेंट है, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में क्या करना आपको, एंटेरिक प्रिकॉशन। एंटेरिक प्रिकॉशन मतलब वॉश हैंड, क्लीन वाटर, कंटिन्यू आपको डिफिकेशन के बाद या खाना खाने से पहले, धोने, खाना खाने के बाद वॉश हैंड करना है, कंटिन्यू क्लीन वाटर यूज करना है, क्लियर है। वेजिटेबल कैसी होनी चाहिए, धो के खानी है, पका के अच्छे से कुक करके पकानी है, मतलब वही जीएटी प्रिकॉशंस हो गया। स्टेराइल वाटर यूज करें आप, मतलब साफ पानी का यूज ले। इसके अलावा अगर पोलियो हो गया तो क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी। क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी। इसके अलावा पोलियो से अफेक्टेड केसेस को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी देते हैं कितना, 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं अगर पोलियो हो गया, बट इफेक्टिव नहीं है। बाकी जनरल मीजल्स आपको प्रिकॉशंस, बचाव ही सुरक्षा है पोलियो में। प्रोफाइलैक्सिस करें, वॉश हैंड, क्लीन वाटर, वेजिटेबल, इन्फेक्शन की चेन को रखें, फिजियोथेरेपी। अगर इन्फेक्शन हो गया, पैरालिसिस हो गया तो अफेक्टेड ऑर्गन की क्या करें, फिजियोथेरेपी, ताकि ऑर्गन की डिस्ट्रोफी ना हो, क्लियर है, पार्ट की डिस्ट्रोफी ना हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा अपन वेरी इंपॉर्टेंट एक मशीन आती है, जैसे पोलियो है और पोलियो के केस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वेरी इंपॉर्टेंट आयरन लंग नाम की पहले एक मशीन यूज थी। कौन सी मशीन, आयरन लंग मशीन यूज करते थे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट आयरन लंग मशीन, या इसको टैंकर वेंटिलेशन पहले करते थे। इसमें इसकी इमेज आपको क्वेश्चन में डालूंगा, आयरन लंग या टैंकर वेंटिलेशन। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता था। इसमें क्या करना है, टैंक टाइप की मशीन होती है जिसमें पर्सन को लिटा देते थे, तो वहां पे प्रेशर नेगेटिव रहता था और फिर उसमें कुछ पर्सन क्या करता है, रेस्पिरेट करता था, तो उसका रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है लास्ट में, इसमें रेस्पिरेटरी इनपुट हुआ। आजकल इस मशीन की जगह क्यूरस नाम की मशीन ने ले ली है। आजकल ये मशीन तो मत होगी, आजकल कौन सा वेंटिलेटर यूज लेते हैं, इसके लिए क्यूरस मशीन यूज होती है। तो आयरन लंग मशीन यूज लेते थे पहले इसके मैनेजमेंट में, आयरन लंग मशीन, या जिसको टैंकर वेंटिलेशन बोलते हैं, जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे काम करती है। आजकल उसकी जगह किसने ले ली, क्यूरस मशीन ने। भाई बात में क्यूरियस मशीन ने ले ली, क्लियर है। तो ये हो गया जनरल। नेक्स्ट मैनेजमेंट में आपका बचावी सुरक्षा में, मैनेजमेंट में वैक्सीनेशन। प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में कौन सा, प्रोफाइलैक्सिस में कौन सा, वैक्सीनेशन। यहां से श्योर क्वेश्चन बनेगा बच्चों। पोलियो अब तक पढ़ा, उसमें से एक क्वेश्चन तो स्टूल का और रिवर्स कोल्ड चेन का, एक पॉजिटिव एजेंट का, एक ट्राइपॉड साइन का, वहां से बनेगा। इसके जो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वैक्सीन से, बायो वैक्सीन मॉनिटर से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन से। ये थोड़ा ध्यान रखना। अपन बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन में बात करते हैं बच्चों पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। पोलियो में कौन सी वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन दो तरह की होती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो वैक्सीन कितनी तरह की, दो तरह की। पोलियो वैक्सीन पहली होती है ओरल पोलियो वैक्सीन।
जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन या ओपीवी, जो कैसी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। मतलब लाइव अटेन्यूएटेड मतलब लाइव है, वायरस है, इनकी वायलेंसी क्या कर दी गई है, डिक्रीज कर दी गई है, इम्यूनोजेनिसिटी मेंटेन है बट डिजीज फैलने की क्षमता खत्म कर दी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ओपीवी बोलते हैं इसको, क्लियर है। या इसी को वेरी इंपॉर्टेंट सेलिन में बोला था, जॉन सेलिन है इसलिए क्या बोलते हैं, सेलिन वैक्सीन। तो ओपीवी बोलो या इसी को क्या बोलते हैं, सेलिन वैक्सीन। तो एक वैक्सीन तो ये होती है, और दूसरी कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, किल्ड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, वो लाइव थी तो एक किल्ड थी, किल्ड का नाम होता आईपीवी या इसी को बोलते हैं साक। जोनाथन साक ने बोला था, तो ध्यान रखिए के यानी साक, साक कैसी है, किल्ड, जबकि अटेन्यूएटेड, अटेन्यूएटेड कैसी है, ए आ रहा तो कैसी है, लाइव है, एक्टिव है, ओरल पोलियो वैक्सीन, अटेन्यूएटेड वैक्सीन है सेविन। सेविन कौन सी है, लाइव है, और ये कैसी है, किल्ड या साक बोलते हैं क्योंकि साक ने खोला था इसको, साक ने इसको खोला था 1953 में, जबकि ओपीवी खोजी गई 1958 में जोनाथन जॉन सेलिन के द्वारा, जबकि साक वैक्सीन खोजी गई 1953 में। ये वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा इनका। आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का मतलब इंटरवेनस पोलियो वैक्सीन नहीं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये क्वेश्चन आ चुका, आईपीवी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईपीवी या इसी को बोलते हैं साक, साक ने खोजा 1953 में, जबकि ओपीवी कब खोजी गई, 1958 में सेविन के द्वारा, इसलिए ओपीवी का दूसरा नाम क्या है। हालांकि मोस्टली आजकल यूजेबल कौन सी है, ओपीवी, ओपीवी सबसे ज्यादा चलती है, क्लियर है। आजकल डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया, आजकल साक भी काफी स्तर पे हो रही है, लेकिन उसकी फ्रैक्शनल ग्रुप यूज लेते हैं, अभी पढ़ेंगे तो, क्लियर है। देखिएगा, इसकी बात करें तो रूट कौन सा है इसका इनटेक का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली रूट से देते हैं। और अमाउंट बात करें अपन, ओपीवी की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, ओपीवी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीवी की बात करें तो रूट कौन सा है, तो ओरली, और अमाउंट की बात करें अपन, वेरी तो 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप कहां पे, टंग पे इंस्टिल करनी है आपको, मुंह में कहां डालते हैं, 2 ड्रॉप डालते हैं, 2 ड्रॉप का मतलब 0.1 ml के आसपास। नॉर्मल बड़ी ड्रॉप कितनी होती है, 15 से 20 होती है, लेकिन 15 के आसपास बड़ी ड्रॉप होती है, मैक्रो ड्रॉप बराबर 1 ml, तो लगभग 0.1 to 0.15 ml के आसपास क्या है, अपन डोज देते हैं। ml में नहीं कर सकते, बेस्ट है 2 ड्रॉप। आपके जो वाइल आती है उसके ऊपर एक फिक्सेटर आता है, फिक्स, उससे 2 बूंद में फिक्स 2 ही क्या जाएगी, अमाउंट फिक्स अमाउंट ही जाएगा, वो ऐसे ही आपका वो कैपिंग होती है, क्लियर है। तो रूट ओनली और अमाउंट कितनी, 2 ड्रॉप टन के अंदर, 0.1 ml, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें, ये तो जनरल बात है, क्लियर है। ओनली स्टोर, वेरी वेरी वेरी, ओपीवी को स्टोर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्टोर कितने पे करना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसको, ओपीवी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें, पहला और आखिरी क्वेश्चन तो कौन सा बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टोर -20 पे, स्टोर कितने पे किया अपन ने, पोलियो वैक्सीन की अगर स्टोर की बात करूं, ओपीवी की या सेलिन की, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेरी वेरी इतने पे तो मोस्ट पहला और आखिरी क्वेश्चन है दिल्ली के अकॉर्डिंग, जोधपुर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एम्स का पैटर्न का, ईएसआईसी आरआरबी सब पे आता है, स्टोर ओपीवी -20, और मोस्ट कैसी है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी थोड़ी सी भी गर्मी लगेगी तुरंत खराब हो जाएगी, हीट से कौन, हीट सेंसिटिव मतलब हीट से खराब होने वाली जल्दी कौन सी, ओपीवी, क्योंकि -20 पे फ्रिज करके रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में डीप, इसको क्लियर है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है कौन सी, पोलियो। जबकि दूसरा क्वेश्चन, ये तो भाई सेंसिटिव, दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन कौन सी होती है, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट हीट रेजिस्टेंस होती है टिटनस, हीट सेंसिटिव मतलब गर्मी से जल्दी खराब होने वाली पोलियो, क्योंकि -20 पे सुरक्षित रहती है, और टिटनस को गर्मी लग भी जाए तो खराब नहीं होगी, हीट रेजिस्टेंस यानी गर्मी से जल्दी खराब नहीं होती है टिटनस। टिटनस को स्टोर कितने पे करते हैं बताओ, ये भी हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेट
रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के किवाड़ में रखते हैं, क्लियर है। जबकि पोलियो को कहां रखते हैं, फ्रिज में ऊपर, जहां चुस्की जमाते हैं ना अपन, अरे पेप्सी जमाते हैं वहां रखते हैं किसको, पोलियो को। जबकि किवाड़ में किसको रखते हैं, रेफ्रिजरेट किसको कहते हैं, टेटनस को। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव तो पोलियो और हीट रेजिस्टेंस कौन सी है, टिटनस, क्लियर है। ये जनरल बात हो रही है अपन किसकी, ओपीवी की, और पोलियो वैक्सीन या सेविन की। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, रूट की बात कर ली अपन जनरल। नेक्स्ट देखिएगा कब कब देते हैं, एज या टाइम की बात करें कब कब देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 डोज। कौन सी डोज, 8 बर्थ, बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे, 8 बर्थ कौन सी डोज लगती है, 0 डोज। फर्स्ट डोज नहीं लगती है 0 डोज, और ये जो डोज है वो विद इन 24 आवर्स में मिल जाने इसके बच्चे को। कितने आवर्स में, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में विद इन 24 आवर्स में। तो 0 डोज, 0 डोज का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, डोज बिफोर फर्स्ट डोज। मेरी बात समझ रहे हैं आप, 8 बर्थ फर्स्ट डोज नहीं लगती है, कौन सी डोज लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी का क्वेश्चन, 8 बर्थ कौन सी डोज लगती है, आरआरबी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 5 में हमारे टाइम, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ 2020 वाले में, वापस 2019 वाले में। तो उसमें आया था क्वेश्चन की 0 डोज का मतलब क्या होता है, डोज बिफोर फर्स्ट डोज, या 8 बर्थ कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, तो फर्स्ट डोज नहीं लगाते, कौन सी डोज लगाते हैं, 0 डोज। एक तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा नेक्स्ट देखिएगा, फिर क्या लगाते हैं 6 वीक पे, कौन सी डोज, फर्स्ट डोज। अब ध्यान रखना, फर्स्ट डोज कब लगती है, 6 वीक यानी 1.5 महीने पे, मेरी बात समझ रहे हैं। जबकि बर्थ पे फर्स्ट डोज में लिख के कौन सी लगती है, 0 डोज। और 0 डोज का मतलब क्या है, डोज बिफोर फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज से पहले लगी 0 डोज, क्लियर है। फिर दूसरी डोज लगती है 10 वीक्स पे यानी 2.5 महीने पे, सेकेंड डोज, क्लियर है। थर्ड डोज लगती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 वीक से इंटरवल होगा, 1 मंथ इंटरवल, डोज का इंटरवल कितना हो गया, 1 मंथ इंटरवल। तो तीसरी डोज है 14 वीक्स पे, कौन सी डोज, थर्ड डोज। थर्ड डोज तो लगी 14 वीक्स पे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 to 24 मंथ पे कौन सी डोज लगती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बूस्टर डोज। अरे कब, 16 से 24 मंथ पे कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, क्लियर है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप, बूस्टर डोज कब, 16 से 24 मंथ में लगती है, किसकी, पोलियो की। कौन, बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ पे, 14 पे थर्ड, 10 पे सेकेंड, 6 पे फर्स्ट, और बर्थ पे 0 डोज। ये ध्यान रखना, वो अमाउंट आपका 2 ड्रॉप रहेगा हमेशा, अमाउंट हमेशा कितना, अमाउंट 2 ड्रॉप, और रूट हमेशा कौन सा रहेगा, ओरली ऑन टंग, क्लियर है। और -20 पे स्टोर करना। ये तो बात होगी ओपी के वैक्सीनेशन की। और अगर आप ओपी दे रहे हो तो मान लो ओपीवी लगी नहीं, तो 6 महीने से पहले कम से कम 1 डोज तो लगी जानी चाहिए। 6 महीने बाद ओपीवी नहीं देनी फिर आपको। अगर 1 लग चुकी है तो फिर दे सकते हैं, 6 महीने बाद नहीं लगी है तो फिर नहीं देनी है। तो कम से कम 6 महीने पहले कोई भी डोज 1 लग ही जानी चाहिए। अगर मान लो गांव में बच्चा पैदा हुआ, वैक्सीनेट नहीं करवा पाए उस कंडीशन में, क्लियर है, या हेल्थ सुविधा जहां अवेलेबल नहीं है, तो 6 महीने से पहले एक बार 1 डोज मिलनी ही चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें ओपीवी की। और ये जो ओपीवी है ये कैसी होती है बच्चों, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब पोलियो वायरस फर्स्ट और पोलियो वायरस थर्ड के स्ट्रेन होते हैं, क्योंकि सेकंड इंडिकेटेड है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो ओपीवी है वो देते हैं अप टू 5 इयर्स। कितने साल तक के बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को देते हैं ओपीवी। इफेक्टिव भी अच्छी है बट इसके कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए आजकल धीरे धीरे सरकार इसको बंद कर रही है, लेकिन बेस्ट ये रहती है ओपीवी सेविन अप टू 5 ईयर। वैसे पोलियो 3 साल तक ही होता है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की उम्र सही नहीं बताते, इसलिए 5 साल तक एक्सटेंड किया किसने, WHO ने, क्लियर है। 5 साल तक। इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, वेट, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, यानी कई बार इस ओरल पोलियो लाइव वैक्सीन है तो इसकी देने की वजह से नॉर्मल बच्चे को भी क्या हो जाती है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। और उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेन कौन सा जिम्मेदार है, पोलियो वायरस थर्ड, अपने पढ़ा था। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है मेन, वाप, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। में इसके अलावा ये जो ओपीवी है वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 तरह की इम्यूनिटी देती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ओरली क्यों देते हैं ओपीवी को, उसका कारण है, व्हाई गिव ओरली।
मतलब पोलियो किसकी डिजीज है? जीआईटी की। तो मतलब लोकल इम्यूनिटी इसको ओरली देंगे तो कहां जाएगी? इंटेस्टाइन में, वहां जाके लोकल एंटीबॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? तो ओरली क्यों देते हैं? व्हाई गिव ओरली? ओपीवी गिव्स ओरली टू प्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट लोकल इम्यूनिटी। कहां पे? इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, क्लियर है, इलियम वगैरह ज्यादा मल्टीप्लाई होता है तो वहां लोकल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए किस रूट से देते हैं? इसको ओपीवी। लेकिन इसकी एक मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? वैक्सीन असिस्टेड पैरालिटिक पोलियो, जो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस से थर्ड के द्वारा। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखें, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अपन बात करते हैं, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन किसका? पोलियो वैक्सीन का। अब उसकी बात करते हैं अपन आईपीवी। हालांकि इसके बहुत सारे, अभी दोनों को क्या करेंगे अपन? डिफरेंशिएट करेंगे। बात करते हैं अपन किल्ड वैक्सीन या आईपीवी या सार्क की। आईपीवी जो है वो जॉनसन सार्क ने 1953 में खोजी गई, क्लियर है। हालांकि ओपीवी की पहले भी किसी क्राक्स नामक वैज्ञानिक ने खोज करी थी, लेकिन बाद में ओपीवी सफल नहीं हुई, तो फिर बाद में किसने बनाया? सेबिन ने, इसलिए सेबिन को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बार ओपीवी की खोज हुई थी, लेकिन ट्रायल सक्सेस नहीं हुए थे, क्लियर है। आईपीवी सार्क ने 1953 में, सार्क ने सबसे पहले वैक्सीन खोली। ये कैसी है? किल्ड वैक्सीन। इसके रूट की अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपोर्टेंट, इसको दे सकते हैं आईएम या सबक्यूटेनियस। अब ये बहुत अपवादजनक क्वेश्चन है। आजकल हर कोई मास्टर बन गए और हर कोई बहुत ज्ञाता हो गए, तो बहुत सारे बताते हैं सबक्यूटेनियस, बट बेटा प्रीफर्ड जो रूट है, एक क्वेश्चन मैंने खुद में देखा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ईएसआईसी, वेरी इंपोर्टेंट, 2017 का क्वेश्चन है, वापस 2019 में रिपीट हुआ है कि जो आईपीवी इनेक्टेड पोलियो वैक्सीन, उसमें दोनों ऑप्शन थे, आईएम और सबक्यूटेनियस, तो प्रायोरिटी किसको देना है? आईएम को। तो आईपीवी का मेन रूट कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, क्लियर है। आईपीवी रूट आईएम या सबक्यूटेनियस में से आईएम को प्रायोरिटी देनी है आपको। अमाउंट बच्चों देना आपको वेरी 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 इंपोर्टेंट, 0.5 ml। वही आईएम देना तो 0.5 ml दोगे। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम कब देना है। इसकी टोटल डोज लगती है 4 डोज। आईपीवी की डोज कितनी लगती है बच्चों? 4 डोज। देखना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीवी की टोटल डोज 4। पहली डोज देते हैं फर्स्ट डोज 6 वीक। फर्स्ट डोज कितने वीक पे? फर्स्ट डोज आपने दी 6 वीक्स पे। फर्स्ट डोज 0.5 ml, रूट कौन सा दिया आपने? आईएम। फिर उसके 1 मंथ इंटरवल, 1 मंथ पे दूसरी 10 वीक्स पे दी सेकेंड डोज, 14 वीक पे थर्ड डोज, 10 वीक पे सेकेंड डोज और थर्ड वीक पे, सॉरी थर्ड डोज का 14 वीक पे। इसके वेरी इंपोर्टेंट बात, फोर्थ जो डोज दे रहे हो आप, वेरी 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 इंपोर्टेंट, कौन सी डोज? फोर्थ जो डोज दे रहे हो वो वेरी इंपोर्टेंट, 6 to 12 मंथ इंटरवल। 6 to 12 मंथ इंटरवल का मतलब समझ गए आप? 14 वीक पे दाद दिया तो 24 कितने 38 यानी 40 से 44 वीक पे देते हैं। वेरी 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 इंपोर्टेंट। टोटल डोज कितनी है आईपीवी की? आईपीवी की टोटल डोज 4 लगती है। पहली कम से कम डोज देते हैं आजकल प्रैक्टिकली 6 वीक पे। तो बच्चा 6 वीक का हो गया, पहली डोज, उसके 4 वीक बाद, 1 महीने के अंतर के बाद 10 वीक पे, फिर 1 महीने के बाद 14 वीक पे 3 डोज लग गई। फिर जो चौथी डोज लगेगी वो तीसरी डोज के कितने 6 से 12 महीने बाद क्या होगी? 4th डोज लगेगी। अमाउंट रूट सेम रहेंगे। आईएम 0.5 ml, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये किल्ड वैक्सीन की आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल, क्लियर है। आईपीवी, और आईपीवी बहुत सेफ है, बट इम्यूनिटी क्या है इसकी? स्लो डेवलप होती है, प्लस कॉस्टली है। क्या है? बहुत कॉस्टली है, थोड़ा ध्यान रखना। जबकि ओपीवी चीप है, इसलिए वो यूज लेते हैं आजकल, क्लियर है। यहां तक डाउट हो तो बताओ। और आईपीवी से देते हैं वो, ये भी क्वेश्चन आया, कहां देते हैं? तो डेल्टोइड पे, अपर आउटर एक्सपेक्ट डेल्टोइड पे लगाते हैं 0.5 ml। डेल्टोइड पे आईएम कब लगाते हैं? जब इंजेक्शन का अमाउंट 1 ml से कम हो। यहाँ 0.5 ml है तो ये लगा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो आईपीवी है वो भी कैसी है? बाइवेलेंट। आजकल जो आईपीवी आती है वो कैसी है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब इसके अंदर पोलियोवायरस फर्स्ट और पोलियोवायरस थर्ड के ही स्ट्रेन है, सेकंड क्या है? एरेडिकेटेड है। ये बात ध्यान रखना। ये भी बाइवेलेंट वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, सॉरी आईपीवी जो पोलियो वैक्सीन है वो भी बाइवेलेंट है, दोनों बाइवेलेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, और आईपीवी किल्ड वैक्सीन है तो इसके द्वारा वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो नहीं होता, वेप नहीं करता, ये ध्यान रखना थोड़ा ध्यान। जबकि वेप कौन करता है? ओपीवी।
लाइव वैक्सीन इसलिए आजकल, अब आईपीवी भी क्या थोड़ी महंगी पड़ती है, तो आजकल डब्ल्यूएचओ ने कौन सी ऐप आईपीवी, आजकल नई वैक्सीन कौन सी आती है, ऐप आईपीवी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नई वैक्सीन कौन सी आई है, ऐप आईपीवी। ऐप आईपीवी की फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी, एफ आईपीवी। अब यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, एफ आईपीवी में पूरा मामला चेंज कर दिया गया है। एफ आईपीवी की जो डोज है वो रख दी गई है बच्चों 0.1 ml। एफ आईपीवी आजकल जो वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है उसमें एफ आईपीवी होगी, डोज 0.1 ml कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और रूट इसको बदल के कितना कर दिया गया है, रूट इसका बदल के कर दिया गया इंट्राडर्मल। ये थोड़ा ध्यान रखना आजकल फ्रैक्शनल आईपीवी पर। नॉर्मली आईपीवी आया तो दिमाग में क्या रखना है, नॉर्मल आईपीवी जो है वेरी इंपोर्टेंट, वही 0.5 ml और रूट प्रायोरिटी पूछे तो आईएम या सबक्यूटेनियस, बट आईएम को प्रायोरिटी देनी है। बट नई फॉर्म आई है इसकी ताकि नई कम हो, इफेक्ट ज्यादा हो, तो नई फॉर्म आई है एफ आईपीवी, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, डोज 0.1 ml और रूट इंट्राडर्मल। ये थोड़ा चेंज हुआ, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब इसकी जो टाइम कब लगाते हैं, तो फर्स्ट जो डोज लगती है वो लगती है बच्चों 6 वीक पे, एफ आईवी की फर्स्ट डोज 6 वीक पे, और सेकंड जो डोज है बच्चों वो लगती है 14 वीक पे। 2 डोज लगती है, एक 6 सप्ताह पे, 1.5 महीने के, और एक 14 वीक पे। क्लियर है, यहां तक 3.5 महीने पे, ये जरा ध्यान रखना। क्लियर है, 2 महीने का गैप हो गया दोनों के बीच। तो दिस इज अबाउट एफ आई पीवी, ये जनरल इंट्रोडक्शन वैक्सीनेशन का। नेक्स्ट और कंपेयर करेंगे अपन, उसके बाद आ जाइए दोनों में कंपेयर करते हैं अपन, वेरी इंपोर्टेंट। तो ये तो मैंने पढ़ा कौन का बनती। अब बात करते हैं आईपीवी के स्टोर की, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आईपीवी स्टोर ध्यान रखना, इसको रेफ्रिजरेट नहीं करते, खराब हो जाएगी। ये स्टोर होती है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रेफ्रिजरेट करते हैं किसको, आईपीवी को। दोनों में अंतर क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव है जबकि आईपीवी कैसी है, किल्ड। क्लियर है, दोनों 5 साल तक के बच्चों को लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें वेट होने के चांस है, इसमें वेट होने के चांस नहीं है। ये ओरली देते हैं, ये कैसे देते हैं, आईएम। और आजकल एफआईवी कैसे देने लगे, इंट्राडर्मल। क्लियर है, इसको स्टोर -20 पे करते हैं जबकि इसको स्टोर 2 to 8 डिग्री सेलिब्रेट करने रेफ्रिजरेट करते हैं। क्लियर है, और अंतर देखिएगा ओपीवी और आईपीवी में, दोनों बाइवेलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओपीवी यानी सेविन प्रोवाइड बोथ ह्यूमरल एंड सेलुलर एंटीबॉडी, सेलुलर इम्यूनिटी। ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी दोनों तरह की इम्यूनिटी देता है कौन, ओपीवी। ओपीवी दोनों तरह की इम्यूनिटी देता है, मतलब सेलुलर इम्यूनिटी भी देता है और ह्यूमरल की। मतलब सेलुलर का मतलब CD8, CD4 सेल, टी हेल्पर, टी किलर सेल, सप्रेसर सेल को भी बनाने में हेल्प करता है। और ह्यूमरल का मतलब ह्यूमरल यानी आपकी बी ल्यूकोसाइट ह्यूमरल एंटीबॉडी बनाती है, लाइक आईजीजी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी, आईजी बनाने में भी हेल्प करता है कौन, पोलियो ओपीवी वैक्सीन। ये थोड़ा ध्यान रखना। जबकि देखिएगा, जबकि हम बात करें किसकी, आईपीवी की, आईपीवी की बात करें अपन, जो कैसी है, साक या कैसी है, किल्ड वैक्सीन। ये ओनली कौन सी इम्यूनिटी देती है बच्चों, तो ध्यान रखना, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है, यानी ओनली बी लिम्फोसाइट इंड्यूस आईजीजी, आईजीएम, आईजी बनाने में हेल्प करती है, ये सेलुलर इम्यूनिटी नहीं देती है। कौन, दोनों में अंतर, ये तो दोनों इम्यूनिटी देती है, सेलुलर और ह्यूमरल, वो ओनली कौन सी देती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर है, इसको स्टोर की अगर बात करें तो अपन ने कितने में लिखा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि इसको स्टोर कितने पे, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट करेंगे। दो अंतर ये है। क्लियर है, ये एपिडेमिक्स में यूज होती है, यूज इन एपिडेमिक्स, मतलब कहीं पे अगर महामारी है तो वहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका फास्ट ओपी लाइव वैक्सीन है तो जल्दी एंटीबॉडी बनेगी। जबकि ये एपिडेमिक्स में कांट यूज इन एपिडेमिक्स, क्योंकि इसके द्वारा जो एंटीबॉडी बनाने की जो रेट है वो स्लो, तो एपिडेमिक्स में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है, ये थोड़ी चीप होती है एंड इफेक्टिव, यानी सस्ती होती है। मेरी बात समझ, ये थोड़ी क्या होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए कम यूज लेते हैं। आज बात में, बट इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो,
वेप होता है। बट इसके जो कॉम्प्लिकेशन है बच्चों देखिएगा, किसके, साग के, इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर हो सकता है एलर्जी हो सकती है, लोकल इरिदिमा हो सकता है, इंड्योरेंस हो सकती है, सूजन या टेंडरनेस हो सकती है इंजेक्शन साइड में, बाकी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट जो ओपीवी है वो अगर बात करें पर बच्चों, कांट यूज इन एचआईवी पेशेंट एंड इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट है तो उसमें एचआईवी नहीं दे सकते, क्योंकि ये वैक्सीन कैसी है, लाइव वैक्सीन है, तो उसको एचआईवी पेशेंट की ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर है, CD4 सेल काउंट कम है, CD4 सेल काउंट कम है, तो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता वो कम हो जाएगी, तो इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, इम्यूनोसप्रेसेंट कंडीशन है, तो अपन लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो एचआईवी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और किसी को डायरिया है, भाई ओरली देते तो डायरिया तो नहीं देना चाहिए, ऐसा गलत है। डायरिया इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नोट लिख रहा हूं मैं, नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओपीवी, मतलब कोई ओरल पोलियो वैक्सीन ले रहा है, क्लियर है, उसको डायरिया है, ऐसा नहीं कि डायरिया है तो नहीं दे, यूं नहीं सोचना कि डायरिया है तो जैसे वैक्सीन देंगे वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप डायरिया है तो भी ओपीवी दे सकते हो, हाँ बस उस डोज को काउंट नहीं करना, रीडोज करना है जैसे डायरिया ठीक होगा, ये थोड़ा ध्यान रखें, रीडोज करना है, बट शुरू डोज देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। क्लियर है। आज पास में देखिएगा, नेक्स्ट आज पास में इसके अलावा आईपीवी की देखिएगा, ये कैन यूज इन इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट, ये किल्ड वैक्सीन है तो इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट लाइक एचआईवी पेशेंट, स्टेरॉइड थेरेपी वाला पेशेंट, कीमोथेरेपी वाला पेशेंट, सबके अंदर क्या यूज ले सकते हैं अपन, आईपीवी यूज ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है। टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पढ़ना ही पढ़ना है इसको। क्लियर है। कैन यूज इन इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट, क्लियर है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन कम है। बट ये जो साग जो बनाते हैं, यूज नियोमाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या यूज करते हैं साग को बनाने में, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, यूज नियोमाइसिन टू फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज नियोमाइसिन टू फॉर्म साग वैक्सीन को या किल्ड वैक्सीन को या आईपीवी को बनाने के लिए अपन कौन सी ड्रग मिक्स करते हैं उसमें, प्रिजर्वेटिव में नियोमाइसिन। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वापस ईएसआईसी का क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, आईपीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वेरी 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 इंपॉर्टेंट नियोमाइसिन एलर्जी। प्रायोरिटी पूछे तो नियोमाइसिन एलर्जी में आईपीवी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हालांकि एमएमआर भी नहीं देते हैं एक एलर्जी में उसमें, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है आपको, आईपीवी। क्लियर है। यहां पर कोई डाउट है तो ये तो मेजर आपके अंतर किसमें, ओपीवी और आईपीवी में। क्लियर है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा ये होगी वैक्सीन की बात। अब देखिएगा वैक्सीन की बात में बात करूं, पोलियो वैक्सीन की, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह की वैक्सीन है, आईपीवी और ओपीवी। ओपीवी लाइव वैक्सीन है, जबकि आईपीवी कैसी है, किल्ड वैक्सीन। ओपीवी ओरली देते हैं, डोज 2 ड्रॉप यानी 0.1 ml ओरली टाइम पे करते हैं, 0 डोज एट बर्थ, फर्स्ट डोज एज 6 वीक, सेकेंड एज 10, थर्ड ऑन 14 वीक एंड बूस्टर डोज ऑन 16 to 24 मंथ पे ओरली देते हैं। क्लियर है। जबकि साग 0.5 ml आईएम देते हैं, आजकल उसकी जगह फ्रैक्शनल आईपीवी देते हैं, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं 6 वीक पे और 14 वीक पे। जबकि आईपीवी जो है नॉर्मली वो देते हैं 6 वीक पे पहली डोज, 10 वीक पे दूसरी, 10 वीक पे और 14 पे तीसरी, यानी डोज में 3 में एक मंथ का, और चौथी डोज में कितने का अंतर, 6 मंथ का अंतर होता है। क्लियर है। ओपीवी क्या करती है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, वार्प कर सकती है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, जबकि वो नहीं करती है। उसका नियोमाइसिन एलर्जी में साग या किल्ड क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये जनरल इंट्रोडक्शन आपका। क्लियर है। पहले क्या था, पहले ट्राइवेलेंट वैक्सीन आती थी। कौन सी वैक्सीन, ट्राइवेलेंट वैक्सीन। क्लियर है। कब ट्राइवेलेंट वैक्सीन आती थी, 25 अप्रैल 2016 से पहले। कौन सी वैक्सीन आती थी, 25 अप्रैल पहले। ट्राइवेलेंट वैक्सीन का मतलब पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का क्या आता था, मिक्सचर आता था।
लेकिन आजकल पोलियो वायरस सेकंड तो रहा ही नहीं है, तो डब्ल्यूएचओ ने एक प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम का नाम है द स्विच। कौन सा प्रोग्राम है? स्विच। कब चलाई? 25 अप्रैल 2016 को। अब 25 अप्रैल 2016 को ट्राइवेलेंट वैक्सीन को बंद कर दिया गया और आजकल इसकी जगह कौन सी यूज लेते हैं? बाइवेलेंट वैक्सीन। पहले कौन सी? पहले ट्राइवेलेंट वैक्सीन आती थी पोलियो की, चाहे आईपीवी हो चाहे ओपीवी, दोनों लाइव और फिर दोनों। कौन सी थी? ट्राइवेलेंट। इन ट्राइवेलेंट अब सेकंड रहा नहीं, पोलियो वाला सेकंड, तो इसको हटा दिया। अब ट्राइवेलेंट की जगह कौन सी यूज लेते हैं? बाइवेलेंट। कब से? 25 अप्रैल 2016 से। इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? द स्विच प्रोग्राम, जो किसने कंडक्ट किया था? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने एक अभियान चलाया, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? द स्विच प्रोग्राम। उसके तहत 25 अप्रैल 2016 को ट्राइवेलेंट वैक्सीन को बदल के पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइवेलेंट में, यानी सेकंड वाले स्ट्रेन को हटा दिया गया। और ये जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, ये जो आपकी ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन है, वो 9 मई 2016 को कंप्लीटली क्या कर दी गई? डिस्ट्रॉय कर दी गई। ये भी थोड़ा डायलॉग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, पर द स्विच प्रोग्राम के बारे में आए तो ट्राइवेलेंट से किसमें बदली गई? बाइवेलेंट में। ट्राइवेलेंट को बंद कर दिया गया और बाइवेलेंट लाई गई नई वैक्सीन। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। क्लियर है? द स्विच प्रोग्राम 25 अप्रैल 2016। और ये सारी ट्राइवेलेंट कब डिस्ट्रॉय कर दी गई? 9 मई 2016 को। तो ये बात हो गई वैक्सीनेशन से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन। दिस इज द वैक्सीनेशन मैनेजमेंट ऑफ पोलियो। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका एक और अपन चलाते हैं, मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज। मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज, मोपिंग अप स्ट्रेटेजी यानी डूअर टू डूअर कैंपेन। ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी आरआरबी का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज किस में यूज लेते हैं? तो पोलियो में। डूअर टू डूअर कैंपेन। कैसी कैंपेन? डूअर टू डूअर, घर घर जाके दवा पिलाना। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा, पोलियो की दवाई आपने खूब पिलाई है। अपनी पहली कमाई 75 रुपीज पर डे, यानी 300 रुपए पहली कमाई। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में पहली जो कमाई हुई नर्सिंग फील्ड से, वो कौन सी थी? पोलियो की। खूब जब 6ठी 7वीं में 8वीं में थे, तब बचपन में देखा होगा, खूब गांव में रैलियां निकाल देते थे तख्ते लेके सरकारी स्कूल में। हम तो सरकार से पढ़े हुए हैं, इसे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है इन चीजों का, क्योंकि सरकार के निकाला करते थे। तो मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज नाम लगाते थे 1 2 3 पोलियो की दवाई फ्री, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा गहरा टूटा, ऐसे नाम लगाते थे ना। क्लियर है? तो पोलियो रविवार को, हर समय पोलियो रविवार को उस समय दवाई पिलाते थे, घर घर जाके दवाई। एक दिन तो संडे के दिन क्या करते थे? एक सेंटर पे दवाई पिलाते थे, फिर दूसरे दिन घर घर जाके एक एक बच्चे को क्या पिलाते थे? पोलियो की दवाई। इसे क्या बोलते हैं? मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज, डूअर टू डूअर कैंपेन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 1 2 3 पोलियो की दवाई फ्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, मोपिंग अप स्ट्रेटेजीज, घर घर जाके क्या पिलाना? दवा पिलाना। आज बात समझे? ये बात समझ रहे? नेक्स्ट, जो पोलियो वायरस पेशेंट clothes should disinfected by UV rays, यानी अल्ट्रावायलेट यानी सनलाइट से, और 2% क्लोरीन। वेरी 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 इंपोर्टेंट। मान लो कोई पोलियो का पेशेंट, इन्फेक्टेड पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके जो क्लॉथ्स को है वो डिसइंफेक्टेड किससे करोगे? क्वेश्चन बन सकता है, या तो सूर्य की किरणों में डाल दें उसको सनलाइट में, या 2% क्लोरीन से क्या करें? वाश। इसके अलावा पेशेंट का पोलियो पेशेंट स्टूल इज डिस्कार्ड बाय एडिंग 2% क्लोरीन। ये भी ध्यान रखना, लाल दवा क्लोरीन मिला के क्या करें आप? वेरी इंपॉर्टेंट, 2% क्लोरीन से इन्फेक्टेड पेशेंट के स्टूल को डिस्कार्ड करें। ऐसे नहीं फेंकना, वरना पोलियो वायरस फैला देगा ना, क्योंकि फीसेस के अंदर 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकता है वायरस 4 डिग्री पे। तो आपको ट्रीटमेंट करके स्टूल को डिस्कार्ड करवाना अगर हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहां तक डाउट है? और ध्यान रखना, पोलियो वैक्सीन देने के विदिन 30 मिनट में, कितने मिनट में? पोलियो वैक्सीन के कितने? 30 मिनट के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होल ड्रिंक क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जैसे बच्चे को भी पोलियो की दवाई पिलाई तो कम से कम 30 मिनट तक बच्चे को कोई गर्म चाय, कॉफी, जूस कुछ भी नहीं देना है, गर्म चीज नहीं देनी 30 मिनट तक, उसके बाद दे सकते हो। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, ये थी बच्चों वैक्सीनेशन के बारे में बात। क्लियर है? इसके अलावा
अब बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल कब आया। पोलियो वैक्सीन की बात करें अपन, पोलियो वैक्सीन की बात करें, भारत में पूरी दुनिया में ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई जो है वो वर्ल्ड में कब आया, 1974। पूरी वर्ल्ड में ईपीआई कब शुरू हुआ, 1947। क्लियर है। आईडास में, जबकि इंडिया में ईपीआई कब आया, इंडिया में आया 1978। क्लियर है। जबकि पोलियो को ईपीआई में शामिल किया गया बच्चों 1979 में। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईपीआई के तहत पोलियो पहली बार कब पिलाया गया था, 1978 में। हालांकि ईपीआई प्रोग्राम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंडिया में कब आया, 1978 में, बट शामिल कब किया गया, 1978 में। हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल इनिशिएटिव एलमाटा डिक्लेरेशन के बाद घोषणा हुई थी 1978 के अंदर। क्लियर है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पोलियो का एड किया गया 1979 में। 6 मेजर किलर डिजीज याद आ रहा है ईपीआई में आपकी कौन सी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, पोलियो, बीसीजी और मीजल्स को शामिल किया गया। और 2013 के आसपास फ्री कर दी गई 7वीं कौन सी, हेपेटाइटिस बी। आजकल 7 मेजर किलर डिजीज के, हालांकि अल्टरनेटिवली आजकल 12 होगी, लेकिन 7 तो मेजर है ही। तो ईपीआई कब आया और ईपीआई में पोलियो कब शामिल किया गया, पोलियो वैक्सीन कब शामिल की गई, 1979 में। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा थोड़े रिसेंटली पहले क्या करते थे, जो आईपीवी है, आईपीवी को स्टोर करने के लिए, मेरी बात समझे, आईपीवी को स्टोर करने के लिए या इसकी प्रिजर्वेटिव मिलाते थे आईपीवी में। क्या मिलाते हैं आईपीवी के अंदर, वेरी इंपोर्टेंट, आईपीवी में प्रिजर्वेटिव बनाते थे कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और आईपीवी को नहीं, ओपीवी को स्टोर करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा बनाते थे, MgCl2। इसकी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओपीवी और पोलियो वैक्सीन खराब नहीं होती थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया एलर्जी के द्वारा। तो बीच के अंदर एक प्रोग्राम आया जिसके तहत ओपीवी, वैसे ओपीवी को स्टेबलाइज कब कर सकते हैं, -20 डिग्री पे, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कोल्ड चेन को मेंटेन करना। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ओपीवी में, किसमें, ओपीवी में क्या मिलाया गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ओपीवी दोनों करने से ये 4 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे स्टोर हो सकती थी। तो स्टोर की समस्या कम हुई, लेकिन बाद में इसको वापस बंद कर दिया गया। आजकल ओपीवी चलती है नॉर्मल। क्लियर है। और इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, कोल्ड चेन का टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज लेते हैं, तो डायल थर्मोमीटर। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोल्ड चेन यानी रेफ्रिजरेटर वगैरह है आपके, उसमें आईपीवी स्टोर करते हैं। दिन में 2 बार आप क्या करना, हर 2 घंटे में टेम्परेचर चेक करना होता है। तो कौन से थर्मोमीटर से, डायल थर्मोमीटर से। ये बात है, 2 से 4 घंटे में टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर ओपीवी पड़ी है -20 पे, तो थर्मोमीटर कौन सा यूज लेंगे, डायल। और जो भारत के अंदर जो पोलियो वैक्सीन है, इंडिया में जो पोलियो वैक्सीन है इंडिया में, उसकी जो फंडिंग करता है वो कौन करता है, WHO और यूनिसेफ। ये थोड़ा ध्यान रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके पोलियो की फंडिंग करते हैं इंडिया में। क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा छोटा छोटा, बहुत लंबा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। वेरी वेरी प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही इम्यूनाइजेशन, पीपीआई, वेरी वेरी, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। पहला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द आरपीएससी क्वेश्चन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड का, कि पोलियो प्रोग्राम है कि कैंपेन है। अब अपन क्या सोचते हैं, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नहीं, पीपीआई इज ए कैंपेन। वेरी 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 इंपोर्टेंट, कैंपेनिंग है, लोगों को जागरूक करना, नॉट ए प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है, कैंपेन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपकी दिमाग में अगर प्रोग्राम है तो इसको हटा लीजिएगा, ये दिस इज नॉट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आया था, आरपीएससी का क्वेश्चन है, पीपीआई इज
कंपेन, प्रोग्राम, स्कीम, तो क्या है? कंपेन है, प्रोग्राम नहीं है। अपने दिमाग में प्रोग्राम बैठा हुआ है। क्लियर है? और ये जो पीपीआई है वो कौन चलाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा चला गया पीपीआई पोलियो के रेडिकेशन के लिए। आएगा इसमें टारगेट क्या है? पोलियो इम्यूनाइजेशन अप टू 5 ईयर चाइल्ड, 5 साल तक के बच्चों को क्या करना? आपको पोलियो से इम्यूनाइज करना। क्लियर है? और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, अमिताभ बच्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीसीएचओ का क्वेश्चन है। Who is the brand ambassador of Pulse Polio Vaccination campaign? That a campaign brand ambassador is अमिताभ बच्चन। मेल वर्जन में शुरू से यही है, फीमेल वर्जन में ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन इज द फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किसका? पीपीआई। बट मेल ब्रांड एम्बेसडर अगर एक ही वर्ड में पूछे तो अमिताभ बच्चन। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? यही डायलॉग मारते हैं सर, नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर है? अब पल्स का मतलब क्या है? यहां पे पल्स का मतलब है सडन, सिमुलटेनियस, सडन और सिमुलटेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपने देखा होगा जो पोलियो प्रोग्राम है मोस्टली संडे को चलाते हैं जब फ्री रहते हैं, और पोलियो जो प्रोग्राम है पीपीआई वो एक जगह या 2 जगह नहीं, पूरे देश में एक ही साथ, जैसे धड़कन एक साथ चलती है पल्स, वैसे ये प्रोग्राम सडन, एकदम सिमुलटेनियस, मतलब बड़ी भारी मात्रा में पूरे देश में, और मास एडमिशन यानी बड़ी मात्रा में ओपीवी की दवा पिलाई जाती है, यानी एक भी बच्चा नहीं छूटे। क्योंकि इसका क्या अर्थ है? एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा घेरा टूटा, एक भी बच्चे को नहीं छोड़ते। और दूसरे दिन घर घर जाके मॉपिंग अप स्टडी से दवाई पिलाते हैं, क्योंकि एक भी बच्चे को पोलियो रह गया तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए पूरे सुरक्षा जो वायरस का जो संक्रमण चक्कर है उसको तोड़ते हैं। तो एक ही साथ पूरे देश में दवाई पिलाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? पल्स का मतलब होता है लगातार एक ही साथ, जैसे धड़कन कंटिन्यू चलती है वैसे एक ही कंटिन्यू पूरे देश में एक ही दिन में दवा पिलाते हैं, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। और इस पीपीआई के तहत ईयर में 2 टाइम क्या पिलाते हैं? ओपीवी। ये ध्यान रखना, पीपीआई की मेन वर्जन कौन है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी पिलाते हैं, साथ नहीं देते, ओपीवी पिलाते हैं। 2 टाइम ओपीवी देते हैं 6 वीक इंटरवल से। कितने इंटरवल में? 6 वीक इंटरवल में 2 टाइम क्या देते हैं? इस पीपीआई का मेन टारगेट है कि 6 सप्ताह के यानी 1.5 महीने के अंतर में 2 बार पोलियो की क्या पिलाए? खुराक पिलाए जाते हैं। क्लियर है? और भारत के अंदर स्पेशली ये चलता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नवंबर टू फरवरी भारत में, क्योंकि रेनी सीजन है, रेनी सीजन के बाद का समय है, तब ये इन्फेक्शन होने के चांस है। तो बीमारी होने से पहले रेनी सीजन में तो नवंबर टू फरवरी वाले वीक में 2 सप्ताह के अंदर में, या फिर जून जुलाई से लेकर सितंबर के बीच चलाते हैं पोलियो रविवार। क्लियर है? तो यहां कैंपेनिंग करते हैं। क्लियर है? आप देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीपीआई के तहत पहला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम का फेवरेट है। फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी इन पीपीआई कब दी गई? ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों, वेरी 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 इंपोर्टेंट। पीपीआई के तहत पहली डोज दी गई 9 दिसंबर 1995 को। पीपीआई कब आया? 1995 में, ये भी ध्यान रखना। पीपीआई कब आया? 1995 में। तो पीपीआई के तहत फर्स्ट डोज पीपीआई की कब दी गई? ओनली 9 दिसंबर 1995 में। उसके ठीक 6 सप्ताह बाद सेकेंड डोज ऑफ ओपीवी इन पीपीआई पल्स पोलियो वैक्सीनेशन 1995, इसके तहत दी गई 20 जनवरी 1996 को। ये दोनों डेट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत पहली डोज कब दी गई? ये क्वेश्चन फेवरेट है हर एग्जाम का, पीपीआई के 9 दिसंबर 1995, लेकिन सेकंड डोज कब? 20 जनवरी 1996। और पीपीआई पूछा तो 1995 बताना, 1995 में चालू हुआ था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है। क्लियर है? पर पीपीआई चालू हुई, इसमें क्रांतिकारी जो परिवर्तन आए वो क्रांतिकारी परिवर्तन आए 1998 में, जब, क्योंकि पहले पोलियो वैक्सीन देते थे तो वैक्सीन -20 डिग्री पे खराब हो जाती थी, तो खराब नहीं हो, पोटेंसी को ध्यान में रखते हुए पोटेंसी को चेक करने के लिए नया रूल आया, वीवीएम,
वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इस पीपीआई में क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया? जब क्या आया? पल्स पोलिमराइजेशन खत्म, फिर नई खोजी 1998 में क्या? वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्या? वाइल वैक्सीन मॉनिटर। तो देखिएगा वीवीएम। नेक्स्ट क्या आया? वैक्सीन वाइल मॉनिटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वीवीएम। ये कब आया? 1998 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वीवीएम, वीवीएम वाइल वैक्सीन, वैक्सीन वाइल मॉनिटर टू मॉनिटर पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। और कौन कौन सी वैक्सीन है? एक तो ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। क्या लगा? हेपेटाइटिस बी में भी वीवीएम और ओपीवी दोनों के पोटेंसी को चेक करने के लिए, उसकी पोटेंसी ऑफ वैक्सीन एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन दोनों को चेक करने के लिए क्या आया? वीवीएम वाइल वैक्सीन मॉनिटर। इसके बारे में बात करेंगे। ये कब आया? 1998 में। इसी 1998 में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया। ध्यान रखना, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 1998 में, जो 2016 में और 2018 में रिसेंटली भी रिवाइज हुआ है। रिवाइज कब हुआ? 2016 और 18 में। बताओ, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट का काम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या बात कर रहा हूं? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 1998 में आया। ये किस डिपार्टमेंट का है? अपन क्या सोचते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट? नहीं, ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट किसका? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। क्लियर है? वन एवं पर्यावरण विभाग, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जितना वेस्ट है उसको कहीं डाल देते तो इन्वायरमेंट को बहुत खतरा होता है, इसलिए रूल किसने बनाए? पर्यावरण विभाग ने। ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये थोड़ा अलग से 1998 की बात आई तो मैंने बता दिया आपको। तो ये 1998 में है। क्लियर है? और इसका पर्पज क्या है? वेरी इंपोर्टेंट वीएम का, टू मेंटेन या टू चेक पोटेंसी ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर, एफिकेसी ऑफ वैक्सीन एंड पोटेंसी दोनों को चेक करने के लिए। किसकी? कौन कौन सी वैक्सीन इसके अंदर आती है? ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, दोनों के लिए वीवीएम यूज करते हैं, मेनली ओपीवी। ये वीवीएम क्या होता है? देखिएगा, वीवीएम क्या होता है? थर्मोक्रोमिक लेवल होता है। थर्मोक्रोमिक लेवल होता है ब्लू कलर का, जिसके अंदर व्हाइट कलर का बॉक्स होता है। क्लियर? देखिएगा, जैसे ये आपकी क्या है? वाइल है। थोड़ी मेरी चित्रकला कमजोर है तो फीलिंग दे। इस वाइल में वेरी इंपोर्टेंट, चारों तरफ क्या होता है? ब्लू ब्लू होता है, और बीच में व्हाइट कलर का क्या होता है? बॉक्स होता है, चौकोर। तो ये तो देखो पेन से दिख रहा है आपको, ब्लू कलर है, और बीच में कैसा कलर है? व्हाइट बॉक्स। कैसा बॉक्स है? व्हाइट बॉक्स। अब पोटेंसी कैसे देखते हैं? ओपीवी को स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ओपीवी स्टोर है। अब जैसे मान लो गांव में या सब सेंटर पे आप ओपीवी की दवा पिलाने लगे, तो वहां पे जो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाती है, तो वाइल क्या हो जाती है? वैक्सीन खराब होने का खतरा रहता है। तो अपन इस व्हाइट बॉक्स और इस ब्लू बॉक्स दोनों को अपन क्या करते हैं? मैच करके देखते हैं। देखिएगा, पहले तो फर्स्ट चेक एक्सपायरी डेट। सबसे पहले तो क्या चेक करनी है? एक्सपायरी डेट। आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है। अगर एक्सपायरी डेट निकल गई तो वैक्सीन को वापस फेंकना नहीं है, ध्यान रखना। वैक्सीन को रिवर्स कोल्ड चेन के थ्रू वापस कहां पहुंचाना है? जहां से वैक्सीन ली है आपका, जहां पे मेन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल पे। खराब वैक्सीन को फेंकना नहीं है, वापस जमा करानी है जहां से ली है। क्लियर है? हॉस्पिटल लेवल पे। क्लियर है? वायरल इन्फेक्शन का खतरा है तो फर्स्ट चेक एक्सपायरी डेट। क्लियर है? एक्सपायरी डेट चेक कर ली। उसके बाद देखिएगा रिजल्ट कैन गिव, कब दे सकते हैं? देखिएगा, इनर बॉक्स इज लाइटर देन आउट बॉक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इनर जो बॉक्स है, अगर ये व्हाइट है और ये बाहर वाला बॉक्स जो गोला है ये कैसा नीला है, तो वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट, इनर बॉक्स कैसा है? व्हाइट, इज लेस लाइटर देन आउटर बॉक्स। आउटर बॉक्स कैसा है? ब्लू। यानी अभी भी इनर बॉक्स हल्का सफेद और बाहर वाला पूरा नीला है तो भी वैक्सीन कैन गिव, वैक्सीन दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन, बोथ
इनर एंड आउटर बॉक्स। यहां वैक्सीन देने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करनी। बोलो इनर एंड आउटर बॉक्स दोनों बॉक्स क्या है, ब्लू हो गए या सेम कलर के हो गए तो वैक्सीन नहीं देनी है। और इनर बॉक्स और ज्यादा क्या हो गया, डीप डार्क हो गया तो भी वैक्सीन नहीं देनी है। यानी कंडीशन क्या है, वैक्सीन कब दे सकते हैं, जो व्हाइट बॉक्स है ना इनर, इसका कलर आउटर बॉक्स कौन सा, ब्लू, उससे अगर कलर डिफरेंट है यानी ये व्हाइट है या कम व्हाइट है तो वैक्सीन दे सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट चेक करनी। बट इनर बॉक्स और आउटर बॉक्स का कलर क्या हो गया समान, या इनर बॉक्स और ज्यादा डार्क हो गया तो भी वैक्सीन आपको नहीं देनी है। क्लियर है? तो इस तरह से अपन वीवीएम मॉनिटर करते हैं। यानी वैक्सीन कब दे सकते हैं, जब इनर बॉक्स नहीं, व्हाइट जो बॉक्स है आपका चौकोर, उसका जो व्हाइट जो बॉक्स है, ये व्हाइट बॉक्स जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। अगर ये व्हाइट है तो वैक्सीन दे सकते हैं, अगर ये क्या पड़ गया, नीला पड़ गया, ब्लू पड़ गया तो वैक्सीन खराब हो गई है, आपको तुरंत क्या करना है, रिवर्ट बैक कर देनी है, नई वैक्सीन लेनी है। और -20 पे स्टोर करते हैं। ये सब सेंटर वगैरह पे जब वैक्सीन पिलाते हैं तब चेक करते हैं इसकी वीवीएम पोटेंसी को चेक करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पोलियो एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। देखिएगा वेरी इंपोर्टेंट, लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एम्स का, पीजे का, सबका, जेकमेरिट का। लास्ट केस ऑफ इंडिया कब मिला था भारत में, वेरी 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 इंपोर्टेंट, लास्ट केस मिला था 13 जनवरी 2011। कहां पे, 13 जनवरी 2011 को कहां पे, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टेट पूछे तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 13 जनवरी 2011 को क्या देखने को मिलेगा, लास्ट केस देखने को मिलेगा पोलियो का, मिला था। क्लियर है? WHO डिक्लेयर पोलियो फ्री कंट्री टू इंडिया। वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है वापस, जिपमर का क्वेश्चन है, केरला पीएससी, एमसीएम सब में आ चुका है। 27 मार्च 2014 WHO ने पोलियो फ्री घोषित किया। इरिडिकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, नो इरिडिकेशन, ये बात ध्यान रखना। ओनली क्या बात कर रहा हूं, पोलियो फ्री घोषित किया गया कब, वेरी इंपोर्टेंट, 27 मार्च 2014 को। क्लियर है? पोलियो एक क्वेश्चन अलग से बता रहा हूं, पोलियो इरेडिकेटेड, पोलियो फ्री वाला भारत इरेडिकेटेड नहीं अभी भी, पोलियो इरेडिकेटेड फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो 1960 में पोलियो इरेडिकेटेड घोषित किया गया था बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। चेको स्लोवाकिया देश का नाम सुना है, CZECHOSLOVAK, चेकोस्लोवाकिया देश है, अफ्रीकन देश। उसको वेरी इंपोर्टेंट 1960 के अंदर पोलियो इरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया। भारत में अभी भी इरेडिकेशन नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेडिकेशन एंड फ्री? फ्री का मतलब है नो न्यू केस, कोई केस नहीं है। इरेडिकेशन का मतलब ना तो नो न्यू केस है, ना पुराना कोई केस है, ना वैक्सीन है। इरेडिकेशन इज अनदर टर्म। और पोलियो फ्री घोषित होने के 3 साल बाद में क्या करते हैं, इरेडिकेट। लेकिन अभी भी पोलियो के केस है भारत में, इसलिए इरेडिकेट घोषित नहीं किया गया। तो लास्ट केस का मिला था पोलियो का 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में, और पोलियो फ्री कब घोषित किया, 27 मार्च 2014। क्लियर है? और फर्स्ट पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री कौन सी है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चेकोस्लोवाकिया 1960 में। हालांकि लगभग पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेशन की तरफ है, 5-4 कंट्री में पोलियो बचा है, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्लियर है, नीदरलैंड वगैरह में तो थोड़ी प्रॉब्लम है वहां, इसलिए इरेडिकेटेड घोषित नहीं किया गया। तो ये हुई बात बच्चों अपने पोलियो की। तो थोड़ी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप शिवानी नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों से करवाइएगा, और जो पढ़ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या चेंज करना है। बहुत ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुपरफिशियल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन पे किस पे फोकस करना है, थोड़ा अगर आपका है तो मुझे सुझाव मिले तो फायदा मिलेगा। बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट बट वी आर ट्राइंग टू बिकम ए परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान। और ध्यान रखना, टॉपर नौकरी नहीं लगते, जो मेहनत करते हैं ना वही नौकरी लगते हैं। आप बीएससी या जीएनएम करते समय आपके कितने नंबर आए ये मायने नहीं रखता, आज आप कितनी मेहनत करते हो वो मायने रखता है। तो सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा।
ये हुई अपनी बात पोलियो माइलेटिस की। थैंक यू सो मच। यहां से जो मिनिमम क्वेश्चन बनेंगे पॉजिटिव एजेंट से, इसके अलावा इसकी वैक्सीन से, और ये पीपीआई प्रोग्राम और वीवीएम, यहां से कंफर्म 101% 1 क्वेश्चन आएगा। कोई माइका लाल या कोई माइकी लाली नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच।